करते रहेंगे। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ना, मतलब बच्चों का एक बार इंटरेस्ट आने के बाद मजा आता है इस चैप्टर के अंदर। इंटरेस्ट तो सब होता है, देखो हमारा इंटरेस्ट आया नहीं आया, इंटरेस्ट तो लाना पड़ेगा अपने को, ये हमारी मजबूरी है, हमने फील्ड सेलेक्ट किया है ना, इंटरेस्ट तो क्रिएट करना ही होगा। और बेसिकली इंटरेस्ट तब आता है जब सवाल होने लगते हैं, और सवाल तब होने लगते हैं जब हम ध्यान से सुनते हैं, उनको समझते हैं, अप्लाई करते रहते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं, तब हमसे सवाल होने लगते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर का नाम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पहले इन वर्ड से फेमिलियर होते हैं, इनका मतलब क्या है। पहले आते हैं परम्यूटेशन पर। तो परम्यूटेशन का मतलब बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट से ही होता है। परम्यूटेशन इज सेम एज अरेंजमेंट। परम्यूटेशन इज सेम एज बेसिकली अरेंजमेंट। यानी परम्यूट करने के लिए कहा जाए या अरेंजमेंट करने के लिए कहा जाए, अरेंज करने के लिए कहा जाए, एक ही बात। परम्यूटेशन इज सेम एज अरेंजमेंट। परम्यूट करने के लिए बोले या अरेंज करने के लिए बोले, एक ही बात। अब अरेंज क्या मीन क्या होता है आप समझते हैं। अरेंज का मतलब ऑर्डर को आगे पीछे करना। सवाल मेरे पास दो लेटर है, दो डिफरेंट लेटर मेरे पास है। अब इनको अरेंज करने के लिए, हालांकि जब बायनॉमियल थ्योरम ने स्टार्ट किया था तो मैंने थोड़ा समझाया भी था आपको अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है ना, आप समझते भी है ना। अरेंजमेंट का मतलब बेसिकली ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब जैसे ये दो लेटर हमारे पास है, दो डिफरेंट लेटर है, और इन दोनों को मुझे अगर अरेंज करना हो तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं। तो एक अरेंजमेंट तो ये यहाँ ए आगे या बी पीछे है ना। अब इसको मैं बी को आगे कर देता हूँ, ए को पीछे कर देता हूँ। तो दीज आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स या दीज आर टू डिफरेंट परम्यूटेशंस। यानी बोल सकते हैं, अगर हमसे कहा जाए कि नंबर ऑफ permutations of two different letters taken all at a time is 2, वो दो के बराबर आएंगे। दो परम्यूटेशन आएंगे, दो डिफरेंट लेटर हैं, मुझे दोनों को लेना है, और उनको लेकर जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो बनेंगे, वो दो आ जाएंगे। परम्यूटेशन का मतलब समझ रहे हैं, अरेंजमेंट का मतलब दो थे, दोनों को अरेंज कर दिया तो दो परम्यूटेशन आ गए। अब मान लो तीन डिफरेंट लेटर मेरे पास है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ थ्री different letters taken all at a time, number of permutations या number of arrangements of three different letters taken all at a time, जितने हैं उतने सबको अरेंज कर रहा हूं मैं। यहाँ दो थे, दोनों को अरेंज कर दिया, दो परम्यूटेशन बने, एक परम्यूटेशन ये है, एक परम्यूटेशन ये। there are two permutations, there are two arrangements, एक अरेंजमेंट
नेटवर्क चला गया था यहाँ पर, है ना? आवाज क्लियर आ रही है मेरी शायद ना? तो यहाँ आ गए थे अपन। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 3 डिफरेंट लेटर्स टेकन ऑल एट टाइम, जितने हैं उन सबको अरेंज करना है मुझे। एक अरेंजमेंट ये वाला हो गया, एक वाला हो गया, यहाँ दो आगे हैं, 2 बार ए का आगे रख रखा है, एक के बाद बी को ले लिया, एक बार ए के बाद सी को ले लिया। अब 2 बार बी को आगे रख लूंगा, यहाँ बी रख लूंगा, यहाँ ए रख लूंगा, यहाँ सी, फिर यहाँ बी कर दो, यहाँ सी कर दो, यहाँ ए कर दो, यहाँ पर सी ले लिया, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए। तो 3 डिफरेंट लेटर अगर हमारे पास है, उन तीनों को लेकर मुझे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने के लिए कहा जाए, तो दीज आर 6 डिफरेंट परम्यूटेशंस, या दीज आर 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट बोले एक ही बात। अब जरूरी है यहाँ 2 थे, मैंने दोनों को लिया, उनको परम्यूट किया, 2 अरेंजमेंट आ गए। या 3 थे, मैंने तीनों को लिया, और टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 आ गए हमारे पास। जरूरी है जितने हैं उन सभी को लिया जाए, उनमें से कुछ को भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 3 different letters taken 2 at a time, taken 2 at a time, taken 2 at a time, taken 2 at a time। अपन कंसेप्ट समझ रहे हैं बस, परम्यूटेशन का मतलब क्या है ये समझ रहे हैं अपन। 2 थे, दोनों को लिया, 2 परम्यूटेशन बन गए। 3 थे, तीनों को लिया, 6 परम्यूटेशन बन गए ना, 6 परम्यूटेशन बन गए। अब हमारे पास 3 है, कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे अपन, सब आएंगे अपन धीरे धीरे, सब आएंगे ना। चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। अरेंजमेंट है मतलब इसका, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर को आगे पीछे करोगे तो अलग अलग अरेंजमेंट बन जाएंगे आप। नाउ नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दीस 3 डिफरेंट लेटर्स टेकन 2 एट अ टाइम। अब जरूरी नहीं लेटर ही हो, परम्यूट करने के लिए लेटर ही हो, और हो सकता है डिजिट हमारे पास हो सकता है पर्सन हमारे पास हो सकता है थिंग्स हमारे पास हो। उनको अरेंज करने का मतलब उनका ऑर्डर आगे पीछे करना है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दीस 3 डिफरेंट लेटर्स। आवाज नहीं आ रही है मेरी? अच्छा आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? बिल्कुल, रोहित ने कहा है बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। सबको आ रही है मेरे हिसाब से ना? वो थोड़ा बहुत हो सकता है किसी के नेटवर्क की प्रॉब्लम हो ना, मतलब हमारी साइड से ओके जहां तक मुझे लग रहा है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दीस 3 लेटर्स टेकन 2 एट अ टाइम इज, हमें ये निकालना है। 3 हमारे पास है, जैसे यहाँ 2 थे, दोनों को लिया मैंने, अरेंज कर दिया। या 3 थे, तीनों को लिया मैंने, परम्यूट कर दिया, तो 6 बन गए। अब जरूरी जितने अवेलेबल हैं उन सभी को अरेंज करने के लिए कहा जाए। जैसे यहाँ 3 मेरे पास है, लेकिन मुझे परम्यूट करना है टेकन 2 एट अ टाइम, 2 को मुझे परम्यूट करना है। अब कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं अगर मैं 2 को परम्यूट करना चाहूँ? तो पहला चैलेंज तो है भी किन 2 को परम्यूट करना है। अगर हम बोलते हैं भाई इन तीनों में से ए बी को लेकर, ए बी को लेकर कितने परम्यूटेशन बनेंगे, तो ए बी को लेकर तो 2 ही बनेंगे। बीसी को अगर लिया जाए तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ए और सी को लिया जाए कितने बनेंगे? तो भी 2 बनेंगे। मेरी बात समझ रहे? लेकिन हमसे कहा गया भाई नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दीस 3 डिफरेंट लेटर्स टेकन 2 एट अ टाइम। 2 को लेना है। कौन सा 2 को लेना है? पहले ये चैलेंज है मेरे लिए। तो पहले मैं 2 को लेके आता हूँ, 2 को लेके आऊंगा, उसके बाद उनको अरेंज करने की कोशिश करूंगा। 2 को लेके हमारी आवाज क्लियर आ रही है ना बच्चों? आवाज क्लियर है मेरी ना? तो यहाँ आ गए अपने ना, तो हम देख रहे हैं भाई एबीसी हमारे पास था, 2 मुझे लेना है। तो पहला चैलेंज है मैं किन 2 को अरेंज करूंगा। या तो मैं एबी को अरेंज करूंगा, पहले मैं 2 को लेके आ रहा हूँ। ध्यान से सुने इस बात को, आगे जरूरत पड़ेगी, अपन कंसेप्ट समझ रहे हैं ना। हमें जिनको अरेंज करना है पहले उनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, उनको मैं लेके आ रहा हूँ। या तो मैं एबी को परम्यूट करूँ, या मैं एसी को परम्यूट करूंगा, या तो मैं एबी को परम्यूट करूंगा, या मैं एसी को परम्यूट करूंगा, या मैं बीसी को परम्यूट करूंगा। ये मैं उनको लेके आया हूँ जिनको परम्यूट करूंगा। अगर वो बोलते हैं इन 3 में से सिर्फ एबी को परम्यूट करना है तो 2 अरेंजमेंट बनते हैं। उन्होंने बोला 3 है, और अगर 2 को लिया जाए और नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने हो तो कितने बनेंगे? या तो मैं एबी को परम्यूट करूंगा, या एसी को, या बीसी को करूंगा। अब अगर मैं एबी को ले रहा हूँ, एबी को परम्यूट कर रहा हूँ, एक अरेंजमेंट तो ये होगा, एक अरेंजमेंट ही हो जाएगा, एक अरेंजमेंट ही हो जाएगा, एक अरेंजमेंट ही हो जाएगा, एक अरेंजमेंट ही होगा, एक। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ these 3 letters taken 2 at a time is 6. There are 6 permutations of these 3 letters taken 2 at a time. यानी जरूरी है जितने हैं उन सबको अरेंज किया जाए। 2 थे, दोनों को अरेंज किया। 3 थे, तीनों को अरेंज किया। यहाँ 3 थे, लेकिन मैंने 3 की जगह कितना अरेंज किया? 2 को अरेंज किया, तीनों को अरेंज नहीं किया मैंने। हम तीनों को भी अरेंज, यानी जितने हैं उन सबको भी अरेंज किया जा सकता है, या उनमें से सम को हमने सेलेक्ट किया और उनको भी अरेंज कर सकते हैं। ये परम्यूटेशन का मतलब ये है। अरेंजमेंट में ऑर्डर की बात करते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स भी इंपॉर्टेंट होता है, कितनों को अरेंज करना है, और अरेंज करने का मतलब नंबर ऑफ थिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, और उनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, कौन आगे है कौन पीछे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ थिंग्स तो इंपॉर्टेंट नहीं सी, कितनों को परम्यूट करना है, लेकिन उनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये परम्यूटेशन का मतलब ये है, अरेंजमेंट से परम्यूटेशन का मतलब। अब आता है अपन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं। अब देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन।
कॉम्बिनेशन करें या सिलेक्शन करें एक ही बात है। जैसे कॉम्बिनेशन से टीम है मान लो ये, अब जैसे परम्यूटेशन का यूज कब करेंगे? परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, परम्यूटेशन का यूज कब करेंगे? से मान लो मुझे डिजिट दे रखे हो, मान लो डिजिट मेरे को दे रखे हो, या डिजिट मुझे कोई भी डिजिट मुझे दे रखे हैं मान लो, अब इनको अगर मैं अरेंज करूंगा ना, तो डिजिट को अरेंज करने से मेरे को अलग अलग नंबर बनेंगे, अलग अलग नंबर मेरे को मिलेंगे। तो जब भी डिजिट दे रखे हो और उनसे नंबर बनाने हैं मुझे, तो डिजिट्स को मैं अरेंज करूंगा, उनको परम्यूट करूंगा ताकि मुझे अलग अलग नंबर मिलेंगे। लेटर दे रखे हो मान लो मेरे को, लेटर को अगर मैं परम्यूट करूंगा, लेटर्स को परम्यूट करूंगा, तो अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन, अलग अलग वर्ड बनेंगे हमारे पास। तो लेटर्स को परम्यूट करना हो, वर्ड बनाने हो, तो परम्यूटेशन का इस्तेमाल करेंगे। लेटर को आगे पीछे करो, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, उससे कोई ना कोई वर्ड बनेगा। उस वर्ड का मतलब निकलता हो या नहीं निकलता कोई बात नहीं, विद और विदाउट मीनिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अल्फाबेट को आगे पीछे, लेटर को आगे पीछे करूंगा, तो उससे मुझे जो है क्या है, बच्चे मतलब पेशेंस भी नहीं रख सकते आप ना, मतलब आप, हम इतनी शिद्दत से पढ़ाते हैं आप लोगों को ना। मतलब कई बार मैं देखता हूँ घर जाके, क्लास चल रही होती है ना यहाँ, और घर जाके देखते हैं ना, तो आप लोग उस दौरान भी चैट करते रहते हैं। मतलब बच्चा ये नहीं कि उसको सुनेगा ध्यान से ना, चलो ठीक है कोई टेक्निकल मिस्टेक आ जाती है तो आप अपने एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं, भाई तेरी स्क्रीन क्लियर आ रही है नहीं आ रही, वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, मतलब आप बच्चे चैट कर रहे हैं, थोड़ा यार मर्यादा में रहा करो यार। हमें भी दिखना चाहिए ना, हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो वाकई में पढ़ाने लायक है, ऐसा लगना चाहिए ना। मतलब उस दौरान कोई बच्चा चैट कर रहा है तो टीचर को भी कितना हर्ट होता होगा, यार मैं तो बड़ी शिद्दत से पढ़ा रहा था और बच्चा मतलब चैट करने में बिजी थे यार। बहुत रखना चाहिए, खुद का सम्मान भी तो बचा के रखना होता है अपने को। यहाँ आवाज शायद क्लियर है मेरी, तो यहाँ आ गए थे ना, तो हम बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन बोला जाए, सिलेक्शन बोला जाए, एक ही बात, दोनों वर्ड है। तो वैसा कॉम्बिनेशन का जैसे टीम की बात आती है ना, टीम एक कॉम्बिनेशन होता है। हमने अरेंजमेंट का देखा, हमें लेटर दे रखे हो, वर्ड बनाने हो तो परम्यूटेशन का यूज करेंगे, डिजिट दे रखे हो और हमें नंबर बनाने हो तो हम परम्यूटेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब कॉम्बिनेशन क्या है? टीम है, टीम कुछ अवेलेबल होंगे हमारे पास और उन अवेलेबल को मुझे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करके क्या करते हैं, हम टीम बनाते हैं। टीम बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है, जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, तो क्रिकेट की एक टीम जो है उसमें 11 प्लेयर है, तो 11 प्लेयर का एक कॉम्बिनेशन है। और टीम बनाने के लिए कुछ अवेलेबल प्लेयर होते होंगे ना, जैसे आपने देखा होगा हो सकता है, जैसे इंडिया में अगर आप रहते हैं, मोस्टली इंडिया में रहते हैं ना, हम इंडिया में पैदा हुए हैं ना, और जो बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है तो उसको क्रिकेट में लगाव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता शायद, तो 99% को क्रिकेट से लगाव होता है, वो कहने के उनका इंटरेस्ट जरूर होता है। तो वो समझते हैं 16 प्लेयर होते हैं ना, और 16 प्लेयर में से 11 सेलेक्ट किए जाते हैं, तो 16 तो मेरे पास अवेलेबल है, उनमें से मुझे 11 का एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 16 में से अगर मुझे 11 का एक कॉम्बिनेशन बनाना है तो मुझे क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा, उन 16 में से 11 को सेलेक्ट कर लूंगा, वो 11 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, वो ग्राउंड में जाएगा खेलने में, 11 प्लेयर्स जाएंगे खेलने। तो कॉम्बिनेशन का टीम है ना, जब हमारे पास कुछ पर्सन हो और उनको सेलेक्ट करना हो, उनका कॉम्बिनेशन बनाना हो, तो फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्शन में और परम्यूटेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, मान लो दो लेटर मेरे पास है, मुझे इन दोनों का यूज करके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज टू लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम, अगर मैं इन दो को लूं, दो हैं और दोनों को ले लूं, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनसे एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। अब मैं कॉम्बिनेशन चाहे ए लिखूं चाहे बी लिखूं, ये दोनों they both are representing the same combination, they are representing different permutation but they both are representing the same combination। अब टीम में चाहे ए भी लिखूं चाहे मैं बी को लिखूं, एक ही बात, टीम का ऑर्डर क्या है उस ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, और जो 11 प्लेयर की जो टीम है वो कौन किस नंबर पे बैटिंग करने जाएगा उसकी बात नहीं कर रहा,
हम ऑर्डर की बात नहीं करते। वो कोई भी किसी भी नंबर पर बैटिंग करने जाए लेकिन वो टीम उन्हें 11 प्लेयर की बनी रहेगी। तो जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ऑर्डर की बात नहीं करते, कौन आगे है कौन पीछे, सिर्फ नंबर ऑफ थिंग्स पर ही ध्यान दिया जाता है। हम परम्यूटेशन के अंदर नंबर ऑफ थिंग्स की बात भी करते हैं लेकिन उनके ऑर्डर की बात भी की जाती है, जबकि कॉम्बिनेशन के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ थिंग्स की बात की जाती है। तो these both are representing the same combination but they are representing different permutation। जैसे इन्हीं की बात करूं अगर मैं, ये डिफरेंट परम्यूटेशन हमारे पास है, ये परम्यूटेशन हमारे पास डिफरेंट है, ये परम्यूटेशन डिफरेंट है हमारे पास, but they all are representing the same combination। इसके अंदर भी एबीसी है, इसके ये भी एबीसी का कॉम्बिनेशन है, ये भी एबीसी का कॉम्बिनेशन, they all are representing the same combination but they are representing different permutation। तो पर यहाँ भी नंबर ऑफ थिंग्स 3 ही है, तो परम्यूटेशन में हम ऑर्डर की बात भी करते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन में सिर्फ नंबर ऑफ थिंग्स ही इंपॉर्टेंट होती है। कितने का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, 2 का बना रहे हो, 3 का बना रहे हो, 4 का बना रहे हो, वाले 3 हमारे पास लेटर डिफरेंट, number of combinations of these 3 letters taken 2 at a time, number of combinations of these 3 letters taken 2 at a time। 3 हमारे पास है, मुझे 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, मतलब 2-2 की एक टीम बनानी है, और टीम बनाने के लिए मैं सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करूंगा। मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं, मतलब यहाँ से मैंने बताया था भी आपको, अरेंज करने के लिए भी हमने पहले सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो किया था। जब हमसे कहा गया था भाई इन तीनों को अरेंज करना है टेकन 2 एट अ टाइम, तो पहले 2 सेलेक्ट किए थे हमने, उनको सेलेक्ट करने के बाद अरेंज किया था। अब वहां सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं भाई 3 अवेलेबल है, और अगर मुझे 2 को सेलेक्ट करना हो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाने हो इन 3 लेटर के टेकन 2 एट अ टाइम, तो कितने बन सकते हैं? या तो मैं ए और बी का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, या मैं ए और सी का बनाऊंगा, या बी और सी का बनाऊंगा। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ दीस 3 लेटर्स टेकन 2 एट अ टाइम इज दिस। तो कॉम्बिनेशन में भी ऐसा होता है, जरूरी नहीं जितने हैं उन सभी को सेलेक्ट किया जाए। यहाँ 2 थे, दोनों को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ 3 थे, तीनों थे मेरे पास, या 3 थे लेकिन सेलेक्ट किया 2, 3 अवेलेबल थे, 3 हमने 2 की बनाई। तो जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ऑर्डर की बात नहीं करते, सिर्फ नंबर ऑफ थिंग्स की बात करते हैं। इसीलिए जनरली नंबर ऑफ परम्यूटेशन ज्यादा होते हैं देन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर जनरली मोर देन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, क्योंकि परम्यूटेशन में हम उनके ऑर्डर की बात भी करते हैं। जैसे ए बी और बी ये अलग अलग अरेंजमेंट है लेकिन दोनों क्या है, सेम कॉम्बिनेशन। तो समझ में आ गया, मतलब कॉम्बिनेशन के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन बोले या कॉम्बिनेशन बोले एक ही बात है ना। और परम्यूटेशन की बात करेंगे तो अरेंजमेंट की बात की जाती है, और अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर की भी बात की जाती है। नंबर ऑफ थिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, जबकि कॉम्बिनेशन के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ थिंग्स इंपॉर्टेंट। तो ये समझ में आ गया परम्यूटेशन का मतलब क्या है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। अब आते हैं अपन फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग फर्स्ट टेस्ट में 2 हम थ्योरम पढ़ेंगे इसके अंदर। फंडामेंटल थ्योरम्स बोले या फंडामेंटल रूल्स बोले वो एक ही बात है। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, एक मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ेंगे और एक एडिशन रूल पढ़ेंगे ना। तो फर्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल में, तो इसको समझाता हूं, पहले मैं इसको लिखा देता हूं आपको। इफ एन इवेंट कैन अकर, इफ एन इवेंट कैन अकर in m ways and another event in m ways, n ways, then the total number of ways in which the 2 events can occur simultaneously is equal to m into n. If an event can occur in m ways and another event can occur in n ways, then the total number of ways in which the 2 events can occur simultaneously is equal to m into n.
अभी सब समझ में आएगा इवेंट का मतलब क्या है, एम वेज का मतलब क्या है। मतलब एम वेज बोल रहे हैं मतलब ये वेज है, वेज की काउंटिंग है उस इवेंट को अकर होने के या उसको कंप्लीट होने के या उसको पूरा होने के एम पॉसिबल वेज हमारे पास है। और दूसरी इवेंट है उसके अकर होने के एन वेज है और हम चाहते हैं दोनों इवेंट एक साथ अगर हो। तो जब हम चाहते हैं भाई दोनों इवेंट अगर एक साथ अगर हो तो उनके अकर होने के जो इंडिविजुअल वेज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो 2 की जगह 3 इवेंट हमारे पास होती, किसी एक इवेंट को अकर होने के एम वेज है, तो दूसरी इवेंट है उसके अकर होने के एन वेज होते, एक थर्ड इवेंट होती उसके अकर होने के पी वेज है। And the total number of ways in which these 3 events can occur simultaneously is equal to m into n into p। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों के अकर होने के जो नंबर ऑफ वेज है उनको मल्टीप्लाई कर देते फिर अपने ऐसे निकाल। अब समझ में आएगा, एक एग्जांपल लूंगा मैं, उससे क्लियर होगा भाई इवेंट का मतलब क्या है, कोई टास्क का मतलब है। इवेंट का मतलब कोई टास्क है ना, उसको पूरा करने के एम वेज है, फिर दूसरी कोई इवेंट होगी है और हम चाहते हैं भाई दोनों इवेंट एक साथ अगर हो या तीनों इवेंट एक साथ अगर हो, तो उनके अकर होने के जो नंबर ऑफ वेज है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे हमें जो उन तीनों के एक साथ अगर होने के नंबर वेज निकल जाते हैं। कैसे समझेंगे इसको देखते हैं ना, एक एग्जांपल करते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम तो कोटा में रह के पढ़ा रहे हैं, कोई पर्सन है मान लो कोटा में है और वो कोटा से कहीं जाना चाहते हैं बाहर, कोटा से बाहर जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना है उनको, तो मान लिया भाई कोटा से जाना चाहते हैं स्विट्जरलैंड, कहीं जाना ही है मान लो, सोचना ही है, एज्यूम भी तो करना है अपने, एज्यूम भी अच्छा कर रहे हैं अपने, कोटा से जाना है स्विट्जरलैंड। अब डायरेक्ट कोटा से स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते ना, स्विट्जरलैंड जाने के बाद तो दिल्ली जाएंगे या फिर चेन्नई जाएंगे ना, या मान लो जो है मुंबई जाएंगे वो ना। तो मान लिया भाई कोटा से पहले मुंबई जा रहे हैं, जाना उनको स्विट्जरलैंड है, पहले कोटा से मुंबई जा रहे हैं और मुंबई से जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। अब कोटा से स्विट्जरलैंड एक इवेंट है। सेकंड इवेंट जाना था मैं कोटा से स्विट्जरलैंड है, डायरेक्ट नहीं जा सकते, ये पूरी ये इवेंट जो है वो अपने आप में ट्रू नहीं हो सकती है। इसको ट्रू करने के लिए पहले कोटा से मुंबई जाना पड़ेगा, मुंबई से फिर हमें स्विट्जरलैंड जाएंगे। अब कोटा से मुंबई जाने के लिए मैंने मान लिया कि 4 ट्रेन अवेलेबल है, ठीक है वो ज्यादा एक्सपेंसिव आएगा, यहाँ से भी फ्लाइट से जा सकते हैं ना, कोटा से वो डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है नहीं है ना, लेकिन कोटा से मान लो मुंबई जा रहे हैं तो ट्रेन से जा रहे हैं और कोटा से मुंबई जाने के 4 ट्रेन अवेलेबल है, T1 T2 T3 T4, ये 4 ट्रेन अवेलेबल है कोटा से मुंबई जाने के लिए। T1 से जा सकते हैं, T2 ट्रेन है, T3 ट्रेन है, T4 ट्रेन है। मुंबई आ गए स्विट्जरलैंड जाने के लिए, मुंबई से स्विट्जरलैंड जाने के लिए मान लिया हमें 3 फ्लाइट अवेलेबल है, फ्लाइट नंबर 1, फ्लाइट नंबर 2, फ्लाइट नंबर 3। तो ये डायग्राम बना लिया, एक मैप बना दिया मैंने। देन इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच फ्रॉम कोटा टू स्विट्जरलैंड, ये पता लगाना है। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच फ्रॉम कोटा टू स्विट्जरलैंड, ये पता लगाना है। तो उसको पता लगाने के लिए देख सकते हैं भाई कोटा से पहले मुंबई जाना पड़ेगा, अगर मैं कोटा से जाना चाहता हूँ स्विट्जरलैंड तो वो तब पूरा होगा जब ये इवेंट ट्रू हो। अब ये जो इवेंट है कोटा से मुंबई जाना, इसको एक इवेंट बोल रहे हैं। इस इवेंट के अकर होने के 4 पॉसिबल वेज हैं। अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना है तो 4 पॉसिबल वेज हैं। ऑब्वियस सी बात है मैं आऊंगा तो किसी एक ट्रेन से ही ना, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है 4 ट्रेन अवेलेबल है, लेकिन मैं अगर यहाँ से आऊंगा तो किसी एक ट्रेन से आऊंगा, लेकिन आने के वेज या तो T1 से आ जाऊंगा या T2 से आ जाऊंगा, T3 से या T4 से। तो इस इवेंट को कंप्लीट करने के 4 वेज है, मैं यहाँ आ गया। अब उसके बाद मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ तो मुंबई से मुझे स्विट्जरलैंड भी जाना है, उसके लिए इस इवेंट का ट्रू होना भी जरूरी है। और इस इवेंट के अकर होने के या ट्रू होने के नंबर वेज हमारे पास कितने 3 है, हम चाहते हैं लेकिन ये दोनों इवेंट एक साथ ट्रू हो। साइमल्टेनियसली का मतलब ये भी एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आ गया और साल भर मुंबई रहा फिर स्विट्जरलैंड जाऊंगा, फिर ऐसा थोड़ी होगा ना। तो ये इवेंट पहले ये ट्रू हो गई, इसके बाद फिर ये ट्रू हो गई, तो बोल रहे हैं दीज आर इवेंट्स साइमल्टेनियस, हम चाहते हैं दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली ट्रू हो, तो इनके अकर होने के नंबर वेज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। The number of ways by which a person can reach from Kota to Switzerland is 4 into 3। इस इवेंट के अकर होने के नंबर वेज 4 है और इस इवेंट के अकर होने के नंबर वेज 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 12 वेज हो गए। अब दुनिया का कैसा भी एग्जाम हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, हमें ये आंसर 12 लिख के आना होता है। यानी हम देख रहे हैं हमने ये एक फंडामेंटल रूल सीखा है काउंट करने का, वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। लेकिन हमने काउंट ऐसे नहीं किया, देखो आप जब 12 वेज आए ना, हमने ऐसा काउंट नहीं करा दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज सेकंड वे, दिस इज थर्ड वे, दिस इज 10th वे, दिस इज 11th वे, दिस इज 12th, ऐसा काउंट नहीं किया हमने। यानी वी आर काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, वी आर काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, बिना काउंट करे काउंट कर रहे हैं ना हम, ये रूल्स को फॉलो करके, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज करके बिना काउंट किए काउंट करना सीख रहे हैं। अब हमें ये दिखाना नहीं होता कि 12 वेज कौन से हैं, वो अलग बात है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बना के देखना चाहें तो अलग बात है, लेकिन हमें दुनिया के किसी एग्जाम में दिखाना नहीं होता कि वो 12 वेज कौन से, आंसर ये लिखना है चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। अब वो दिखा सकते हैं ना, बड़ा आसान है, दिखाया जा सकता है। मान लो मुझे मुंबई आना है,
मुंबई आने के लिए मैं T1 का यूज कर रहा हूँ, मान लो मैंने T1 का यूज करा, T1 से मुंबई आ गया मैं। अब स्विट्जरलैंड आने के लिए तो मैंने F1 का इस्तेमाल किया होगा, या F2 का इस्तेमाल किया होगा, या F3 का इस्तेमाल किया होगा। ये मैं स्विट्जरलैंड पहुंच गया, कोटा से स्विट्जरलैंड। क्या हो सकता है मैंने कोटा से मुंबई जाने के लिए T2 का इस्तेमाल किया होगा, T2 से मैं मुंबई आ गया, अब स्विट्जरलैंड आने के लिए तो मैं F1 का इस्तेमाल करूंगा, या F2 का इस्तेमाल करूंगा, या F3 का इस्तेमाल करूंगा। यानी अगर मैंने मुंबई आने के लिए T1 का इस्तेमाल किया तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 हो गए। अगर T1 से 3 वेज आए, T2 से भी 3 आएंगे, T2 से भी 3 आएंगे, T3 से भी कितने आएंगे? T3 से भी 3 आएंगे, और T4 से भी कितने आएंगे? 3। अगर ये बना के दिखा सकते हैं अपन, ये भी दिखा सकते हैं, तो T3 से भी 3 वेज आएंगे और T4 से भी 3 वेज आएंगे, तो 12 वेज हो जाएंगे टोटल। ये दिखाने नहीं होता है, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, हो क्या रहा है वैसे के लिए, बस ये दिखाना होता है अपने। इससे देख लिया हमने, कैलकुलेट कर लिया। T1 के साथ 3 ऑप्शन है, T2 के साथ भी 3 ऑप्शन, T3 के साथ 3 ऑप्शन, T4 के साथ भी 3, मल्टीप्लाई कर दिया और कैलकुलेट कर दिया। अब मान लो जरूरी है इवेंट 2 ही हो हमारे पास, हम चाहते हैं दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू हो, तो उनके आकर होने के नंबर वेज को मल्टीप्लाई कर, इवेंट ज्यादा भी हो सकते हैं। अब मान लो उनको लगा बस स्विट्जरलैंड तो आ ही गए, साथ में पेरिस और घूम लेते हैं, तो पेरिस घूमने चले गए, मान लो पेरिस जाना चाहते हैं। अब पेरिस जाने के लिए मान लो उनके पास अगेन 3 फ्लाइट अवेलेबल है, एक फ्लाइट में उन्होंने मान लो J1 है, एक फ्लाइट J1 Z2 Z3। तो इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच फ्रॉम कोटा टू पेरिस, कोटा से पेरिस जाने के नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। और अगर वो यहाँ से वहां जाना चाहते हैं तो पहले ये इवेंट ट्रू होगी, देन फिर ये इवेंट ट्रू होगी, एंड देन फिर ये इवेंट ट्रू होगी। तो नंबर ऑफ वेज आप अगर हम चाहते हैं इन हाउ मेनी, सवाल लिख सकते हैं हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच फ्रॉम कोटा टू पेरिस, पेरिस जाना है, नंबर ऑफ वेज निकालो। उसके लिए इस इवेंट का ट्रू होना जरूरी है, उसके लिए इस इवेंट का ट्रू होना जरूरी है, उसके लिए इस इवेंट का ट्रू होना, और तीनों इवेंट साइमल्टेनियसली होंगे एक के बाद एक, मतलब तभी जाके अपन पेरिस पहुंच पाएंगे। The number of ways by which a person can reach from Kota to Paris is 4 into 3 into 3, and that is 36. अब तो जो 12 आया था ना आंसर, उसको बनाने में जोर नहीं आया था हमने, 12 बड़ी आसानी से बना लिया था हमने। हमें दिखाना कहीं नहीं है, अपनी समझ के लिए बस। कभी मान लो सवाल में कोई दिक्कत आएगी ना, तो अगर ये नॉलेज होगी हमारे पास, ऐसा बना के देख सकते होंगे, तो कहीं अगर अटकेंगे, कोई दिक्कत आ रही होगी, अपन इनको ड्रॉ करके समझ पाएंगे भाई ये गलती हो रही होगी अपने से। वरना अपना इसमें क्या है, आंसर इसमें एक चैप्टर में एक दिक्कत है, आंसर को वेरीफाई करने में बहुत टाइम लगेगा। अब मान लो कहीं आपने मिस्टेक कर दी और आपके आंसर ये आ गया, मान लो 36 लिख दिया आपने, अब इसको चेक करने का वो तरीका नहीं है आपके पास। चेक करने का एक ही तरीका है कि भाई आप वो 36 वेज काउंट करो, पूरे लिख के देखो आप, उनमें काफी टाइम लगेगा। तो इस चैप्टर में ये विश्वास, ये एक फैक्ट है बहुत बड़ा, उसको सच्चाई मान लो या उसको जो है अच्छाई मान लो या उसको खराबी मान लो आप, हमें कंसेप्ट पकड़ने हैं, सवाल ऐसे होता है और वो जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करना है। क्योंकि एक बार जो आंसर मैं लिखूंगा ना, उसको मुझे सही मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने जो लिखा है उसी पे मैं डाउट करूंगा तो चेक करने का कोई तरीका नहीं है अपने पास। तो उस कंसेप्ट को फॉलो। अब ये 36 अपन को बना के दिखाने नहीं है, अपन बनाने की कोशिश करते हैं 36 वे कैसे बनेगा। मान लो पहले मुंबई आया, मुंबई आने के लिए मैंने T1 का इस्तेमाल कर लिया, मुंबई आ गया इस समय। अब मुंबई आने के बाद मैंने स्विट्जरलैंड आना, मैंने F1 से आ गया, मान मैं स्विट्जरलैंड तक पहुंच। अब मुझे पेरिस जाना है, चाहे तो मैंने J1 का इस्तेमाल किया होगा या मैंने J2 का इस्तेमाल कर लिया होगा या J3 का इस्तेमाल कर लिया। इन सब में T1 F1 को कॉपी कर दिया, T1 और F1 को कॉपी कर दिया। ये सब डिफरेंट वेज है ना, ये अलग तरीका है, ये अलग तरीका है, ये अलग तरीका है, सब डिफरेंट वेज है ना यहाँ कोटा से पेरिस पहुंचने। अब मान लो मुंबई आने के लिए अभी मैंने T1 का इस्तेमाल किया, मुंबई आने के लिए अभी भी T1 का इस्तेमाल किया, लेकिन स्विट्जरलैंड जाने के लिए मैंने F2 का इस्तेमाल किया। स्विट्जरलैंड पहुंच गया, अब मुझे पेरिस पहुंचना है, तो J1 J2 J3, ये T1 आ गया, ये F2 आ जाएगा, ये T1 आ जाएगा, ये F2 आ जाएगा। अब मान लो अगेन मुंबई आने के लिए अभी मैंने T1 का इस्तेमाल किया, स्विट्जरलैंड आने के लिए मैंने F3 का इस्तेमाल कर लिया। अब पेरिस जाना है मुझे, तो मैं J1 J2 और J3 का इस्तेमाल कर लूंगा, T1 F3 को मैं कॉपी कर दूंगा। यानी मुंबई आने के लिए अगर मैं T1 का इस्तेमाल करूं बार बार, तो पेरिस पहुंचने के लिए ये 9 वेज हमारे पास है। यानी अगर मैंने मुंबई आने के लिए T1 का इस्तेमाल किया तो 9 वेज बन गए, T1 से 9 वेज बने, T2 से कितने बनेंगे? T2 से 9 वेज बनेंगे। T2 का अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो भी 9 वेज बनेंगे, T3 का इस्तेमाल करूंगा तो भी 9 वेज बनेंगे, और T4 का इस्तेमाल करूंगा तो भी 9 वेज बनेंगे। यानी 9 9 9 9 9 को 4 टाइम्स ऐड करो, ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमने देखा ना T1, कि T1 का इस्तेमाल किया T1, तो 3 into 3 9 वेज बन गए। T2 का इस्तेमाल करूंगा तो भी 9 वेज, मेरी बात समझ रहे? ऐसे वहां आने के लिए 4 वेज है। मतलब अगर हम ये 9 वेज बना सकते हैं तो आगे फिर 9 वेज और बना सकते हैं, फिर 9 वेज बना सकते हैं। ये बस बना के दिखाया अपन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, हाँ भाई इंटरनली ऐसा हो रहा होगा, वरना हमें आंसर ये लिखना होता है। तो इवेंट थे हमारे पास और हम चाहते हैं चाहे 2 इवेंट हो या 3 इवेंट हो, उनके साइमल्टेनियसली अकरेंस के नंबर वेज निकालने हैं। तो जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं उनके अकर होने के जो नंबर वेज होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो आप, उससे निकल जाता है। नेक्स्ट आता है अपन एडिशन रूल का। नेक्स्ट इज एडिशन रूल।
एडिशन रूल में सेम है, थोड़ा लिख लेंगे पर एडिशन रूल लगभग सेम ही होता है ना, और उसको निकाल के देखेंगे। ठीक है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m ways, इफ एन इवेंट, वो सेम कॉपी कर लें उसको जो पहले लिखा था, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m ways, if an event can occur in m ways and another event can occur in n ways, small n ways, then the total number of ways in which if an event can occur in m ways and another event can occur in n ways, then the total number of ways in which exactly one of the event, and the total number of ways in which exactly one of the event occurs, then the total number of ways in which exactly one of the event occurs is equal to m plus n। यानी हम बात कर रहे थे साइमल्टेनियस अकरेंस की बात कर रहे थे, जितनी इवेंट है वो एक साथ अकर हो तो उनके अकर होने के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ इवेंट चाहे 2 हो चाहे 3 हो, हम एग्जैक्टली वन इवेंट के अकर होने की बात कर रहे हैं। उनमें से कौन सी इवेंट हो रही पता नहीं है, लेकिन इवेंट मान लो 2 है, हम चाह रहे हैं एग्जैक्टली वन इवेंट अकर हो, तो उनके अकर होने की, जब एग्जैक्टली वन के अकर होने के नंबर ऑफ वेज निकालने हो तो उनको ऐड कर देते हैं, फिर अपन उनको ऐड कर देते हैं इज इक्वल टू m। उसके बाद फिर आपको फॉलो करना है, मैं एक तो सवाल खुद करके बताऊंगा आपको, उसके बाद फिर आप ट्राई करें। देखिए आप, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में से लिख दिया मैंने, बिटवीन 100 and 1000, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000। बिटवीन का मतलब ये सवाल समझते भी रहेंगे अपन, बेसिकली इनमें क्या है, कई बार सवाल भी समझ में नहीं आता क्या पूछा गया है, तो वो अपनों को फोकस पहले उसी बात पे करना है कि भाई सवाल में क्या है। बिटवीन का मतलब है 100 से बड़ा होना चाहिए और 1000 से छोटा होगा। अगर ये लिखा होता फ्रॉम 100 to 1000 तो 100 भी इंक्लूड होता और 1000 भी इंक्लूड होता है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 such that every digit, how many natural numbers are there between 100 and 1000 so that every digit is either 2 or 9, every digit either 2 or 9। how many natural numbers are there between 100 and 1000 so that every digit is either 2 or 9। यानी 100 से बड़ा, 1000 से छोटे मुझे वो नेचुरल नंबर काउंट करने जिनका एवरेज डिजिट इधर 2 है या 9 है। तो पहले मैं करके बताता हूँ आपको सवाल। अब जो नंबर 100 से बड़ा है, 1000 से छोटा है, वो 3 डिजिट का होगा, ये कंफर्म है। तो ये 3 प्लेसेस मैंने ड्रॉ किए, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है और ये 100th प्लेस है। अब मुझे नंबर बनाना है 3 डिजिट का, तो मुझे यहाँ पर डिजिट रखना पड़ेगा, यहाँ भी कोई डिजिट रखना पड़ेगा, इसको भी फिल करना पड़ेगा, इसको भी फिल करना है एंड इसको भी फिल करना है एंड इसको। ऐसा नहीं कि इसको आज फिल करूंगा, इसको कल आगे फिल करूंगा, इसको फिर कल आगे फिल करूंगा, ऐसा भी नहीं है। मुझे ये साइमल्टेनियसली फिल करना है, इसके बाद इसके बाद। अब चाहे पहले इसको भी भर लूं मैं, मुझे तो ये भी भरना है, ये भी भरना है, ये भी भरना है। और इनको फिल करने के लिए डिजिट रखूंगा। डिजिट वैसे 0 से लेकर 9 होते हैं, लेकिन हमें रखा है एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। यानी ये जो डिजिट है, या तो यहाँ 2 आएगा या 9 आएगा, 2 आएगा या 9 आएगा, 2 आएगा या 9 आएगा। तो इसको फिल करने के 2 वेज मेरे पास है, इधर 2 या 9। इसको फिल करने के 2 वेज है, इसको फिल करने के 2 वेज। किसी भी प्लेस को पहले फिल कर सकता हूँ। जब 0 होता है ना हमारे पास, पता होता है नंबर अगर 3 डिजिट का बनाना है, यहाँ 0 कभी नहीं आएगा। अगर 0 होता है तो गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। अपन धीरे धीरे एग्जांपल लेते जाएंगे, मुझे समझ में आता रहेगा। लेकिन अभी नंबर बनाने के लिए तो मैं 2 का इस्तेमाल करूंगा या 9 का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं इस प्लेस को पहले फिल करता हूँ। इसको फिल करने के 2 वेज हैं, 2 वेज। या तो यहाँ 2 आएगा या 9 आएगा। इसको फिल करने के अगेन 2 वेज है, या तो यहाँ 2 आएगा या 9 आएगा। इसको फिल करने के अगेन 2 वेज है, या तो यहाँ 2 आएगा या फिर 9 आएगा। अब मुझे ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है। तो मुझे अगर ये हम चाहते हैं नंबर बने, तो ये तीनों इवेंट्स एक साथ ट्रू होने चाहिए। therefore number of ways are a2 into 2 is equal to 8।
अब ऐसा नहीं कि आपने इस प्लेस को पहले क्यों फिल करा, आप चाहे बीच वाले प्लेस को फिल कर दो, हमें मल्टीप्लाई करना है ना भाई, फर्क नहीं पड़ेगा उससे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 8 नंबर बनेंगे, मतलब ये 8 नंबर ऐसे बनेंगे, 8 नेचुरल नंबर, 100 से बड़े होंगे, 1000 से छोटे होंगे, और जिनका एवरी डिजिट चाहे वो यूनिट प्लेस वाला हो, चाहे 10 प्लेस वाला हो, चाहे 100 प्लेस वाला हो, या तो वो 2 होगा या फिर वो 9 होगा। अब इसमें क्या है, इसे कोई काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, वी आर काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। 8 नंबर है, आपको लगता हो भाई 8 छोटा नंबर है, अपन बना के देख सकते हैं, ताकि क्लियर रहेगा भाई वो क्या था, इंटरनली क्या होता है, वो बना के देख सकते हैं। अब देखो 8 कैसे बनाऊंगा मैं, हालांकि 8 को बड़ा नंबर नहीं है, अपन बना सकते हैं बड़ा, लेकिन उसको लिखने के लिए एक लॉजिक डेवलप कर रहे हैं माइंड में। हमने जो 8 नंबर बनाया ना, 8 नंबर में क्या कभी है, 2 आएगा, ये जो 8 नंबर बने इनमें यहाँ कभी 2 भी आ सकता है और कभी 9 भी आ सकता है, क्योंकि इसको फिल करने के 2 वेज है हमारे पास। 2 वेज का मतलब 2 रख सकते हैं या 9 रख सकते हैं। तो जो 8 नंबर बने उनमें यहाँ कभी 2 आ सकता है, 9 भी आ सकता है। जो 8 नंबर बनेंगे उनमें यहाँ कभी 2 भी आ सकता है और कभी 9 आएगा। उन 8 नंबर में यहाँ कभी 2 आएगा और कभी 9 आएगा, यानी 2 यहाँ भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, यहाँ 2 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, या 2 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है उन 8 नंबर्स के अंदर। या कभी 3 नहीं आएगा, कभी 4 नहीं आएगा, कभी 5 नहीं आएगा। अभी जो 8 नंबर है हम देख रहे हैं हर जगह 2 या 9 आएगा, तो क्या इन 8 में ऐसा नंबर बनेगा जब यहाँ भी 2 आया हो, यहाँ भी 2 आया हो, यहाँ भी 2 आया हो, बनेगा ऐसा? ऐसा बनेगा, यानी तीनों जगह 2 आ गया हो वो बनेगा, या तो तीनों 2 आ गए होंगे, या 2 टाइम्स आया होगा, 2 जगह 2 आया होगा, 1 जगह 9 आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। या एक सिंगल 2 आया होगा, एक सिंगल 2 बाकी 2 जगह 9 आया होगा, या 2 आया ही नहीं होगा। ये उन 8 को लिखने के पहले अपन मार्क सोच रहे हैं अपन कैसे लिखेंगे उनको, एक तरीका जनरेट कर रहे हैं ताकि बार बार सोचना नहीं पड़े। हम देख रहे हैं या तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ, ये तो सारे 2 आ गए होंगे, या तो तीनों 2, या 2 2 आए होंगे, या 1 2 आया होगा, या 2 आया नहीं होगा। ये सोचने का मुझे दिक्कत नहीं आएगी, या तो तीनों 2 आ गए होंगे या 2 टाइम्स 2 आया होगा, 2 टाइम्स 2 आ गया होगा, तो इन दोनों प्लेसेस पर आया होगा 2, या इस फर्स्ट वाले लास्ट वाले पर आया होगा, ये इस वाले पर इस वाले पर, या फिर 2 एक ही बार आया होगा, या फिर 2 आया नहीं होगा। यानी ये लॉजिक जनरेट कर लिया। अब वेकेंट प्लेसेस को फिल कर दो आप, वेकेंट प्लेसेस पर क्या आएगा ना, क्योंकि हमने 2 को टारगेट लेके चला, 9 को टारगेट लेके चलो, या तो फिर आप चाहो अब ये जो वेकेंट प्लेसेस है 9 फिल कर दो आप, वेकेंट प्लेसेस तो 9 फिल कर दी, ये 8 नंबर बन गए। मतलब उनको लिखने के लिए भी एक लॉजिक जनरेट किया माइंड में, ताकि हमें बार बार सोचना नहीं पड़ा। या तो तीनों जगह 2 आया होगा, ये 2 टाइम्स आया, भाई ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, ये 229 है, ये 292, अलग अलग नंबर है। या फिर 2 बार आया तो 2 बार यहाँ आ गया होगा, एक 3 प्लेसेस है हमारे पास, तो 2 या तो यहाँ आया होगा, ये फिर 2 यहाँ आएगा, या फिर 2 यहाँ आएगा। जब एक सिंगल टाइम 2 आएगा तो सिंगल टाइम 2 यहाँ आया हो, सिंगल टाइम 2 यहाँ आया हो, सिंगल टाइम 2 यहाँ आया हो, तो मैंने 2 को टारगेट किया, या फिर 9 को टारगेट कर लो, या तो सारे 9 आएंगे, ये 2 बार 9 आएगा, ये 1 बार 9 आएगा, 9 आएगा ही नहीं। ऐसे लिख लिया फटाफट, कैलकुलेट कर। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं अपन, समझ में आ गया? ये उसका इंटरनल डायग्राम जो हम कर रहे हैं, हमें आंसर 8 ही लिखना है, कहीं दिखाना नहीं होता किसी भी एग्जाम में कि भाई 8 नंबर बना के दिखाओ, ऐसा कहीं दिखाना नहीं होता, वो अपने समझने के लिए बना के दिखा रहे हैं। कभी कोई परेशानी आएगी तो इस तरह से अगर हमारे माइंड में रहेगा अपन बच सकते हैं, अपन पता लगा सकते हैं कि गलती कहाँ हो रही है, इसलिए बताया जाता है। देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट और नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट। नेक्स्ट सवाल है हाउ मेनी 3 डिजिट, how many 3 digit odd natural numbers, odd, how many 3 digit odd natural numbers, how many 3 digit odd natural numbers, how many 3 digit odd natural numbers can be formed, how many 3 digit odd natural numbers can be formed by using the digits, by using the digits 1 2 3, by using the digits 1 2 3 4 5 6, by using the digits 1 2 3 4 5 6, when? Next answer again, first point, repetition of digits, repetition of digits is allowed, repetition of digits is allowed। क्या मतलब है बताऊंगा आपको, आप समझते होंगे, सर हो सकता है कई बच्चे अवेयर होते हैं ज्यादा है ना, उनको पता होता है ना, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। When repetition of digits is allowed, second, repetition of digits is not allowed, repetition of digits is not allowed।
repetition of digits is allowed and repetition is not allowed. यहाँ अलाउ कर रखा है, अलाउ नहीं कर रखा। अब अलाउड का मतलब क्या होता है, नॉट अलाउड का मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं, फिर बाद में कैलकुलेट करेंगे। सवाल पूरा पढ़ेंगे, फिर 3 डिजिट का नंबर चाहिए, वो ऑड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंफॉर्मेशन ऑड है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नंबर ऑड होना चाहिए और उस डिजिट नंबर को बनाने के लिए हम इन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे डिजिट तो 0 से लेकर 9 होती है ना, हम जब नंबर बनाते हैं तो 0 से लेकर 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिट का मतलब सिंगल डिजिट होल नंबर। तो अब लेकिन हमें इन्हीं का यूज करना है, सवाल में दिया हुआ है, तो इन्हीं का यूज करके आपको 3 डिजिट का ऑड नेचुरल बनाना है। उसमें रिपीटेशन अलाउड रखना है एक बार और एक बार अलाउड नहीं। तो देखो अलाउड है, इसका मतलब तो ये है कि हो भी सकता है नहीं। अगर ये लिखा हुआ है रिपीटेशन इज अलाउड, तो ये नंबर ये वाला भी एक्सेप्टेबल, नंबर ये भी एक्सेप्टेबल। अलाउड का मतलब रिपीटेशन मस्ट है भाई, अगर हो रहा हो तो चलेगा। रिपीटेशन अलाउड का मतलब ये है, और ये भी एक्सेप्टेबल है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन नॉट अलाउड अगर लिखा हो तो मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, फिर ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर नॉट अलाउड है तो रिपीटेशन होगा ही नहीं, यानी एक सारे डिजिट अलग अलग होंगे, मतलब डिजिट सब अलग अलग आएंगे। और अलाउड का मतलब हो रहा हो तो चलेगा, नहीं हो रहा हो तो भी चलेगा। तो ये अलाउड नॉट अलाउड का मतलब तो ये है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए वही हमारे पास 6 डिजिट अवेलेबल है, इनका यूज करना है मुझे। नंबर बनाना है मुझे 3 डिजिट का। अब वो ऑड बोल रहे हैं, तो ऑड का मतलब ये है कि ये वाला प्लेस इंपॉर्टेंट है। जो प्लेस इंपॉर्टेंट होता है ना उसको पहले फिल करते हैं। ये वाला प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यही डिसाइड करेगा कि नंबर ऑड बन रहा है नहीं बन रहा, यहाँ कुछ भी आए वो ऑड डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा कि ऑड है। तो पहले इसको फिल करेंगे, जो प्लेस इंपॉर्टेंट होगा उसको पहले फिल करेंगे। अब यहाँ ऑड डिजिट आना चाहिए, ऑड डिजिट हमारे पास अवेलेबल तो ये है। इनमें ऑड कितने हैं? ऑड हमारे पास है तो 135 और बाकी 246। टोटल हमारे पास 6 डिजिट है, ऑड इवन में, और ये इवन डिजिट है। और हम चाहते हैं इनका यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाए, 3 प्लेस बना लिए। अब ऑड है तो पहले इसको फिल कर रहे हैं। रिपीटेशन अलाउड हो या नहीं हो, हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। लेकिन ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले इसको फिल करना है। ये डिसाइड करेगा कि नंबर ऑड बनेगा नहीं बनेगा। इसको फिल करने के 3 वेज है, या 1 रखूंगा तब भी नंबर ऑड बनेगा, या 3 रखूंगा तब भी नंबर ऑड आएगा, 5 रखूंगा तब भी नंबर ऑड आएगा। इसको फिल करने के 3 वेज। फिल तो मुझे ये भी करना है, फिर मुझे ये भी करना है, लेकिन मुझे फिल करना है पहले ये जो प्लेस इंपॉर्टेंट होगा, मैं पहले उसको फिल करूंगा। अब यहाँ जाते हैं। अब रिपीटेशन अलाउड है, मतलब जो यहाँ आया है 3 वेज का मतलब जो मैं नंबर बना रहा हूँ उनमें कभी यहाँ 1 आएगा, कभी 3 भी आ सकता है और कभी 5 भी आ सकता है। आएगा तो एक बार में एक डिजिट ही, लेकिन आ 3 सकता है। जो मैं नंबर बना रहा हूँ 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अब यहाँ तो रख दिया हमने, इनमें से कोई एक रख दिया, तो 1 रख दिया या 3 रख दिया, 5 रख दिया। लेकिन अब जो रख दिया ना वो भी अवेलेबल है हमारे लिए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। जो यहाँ आया है वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ 1 आया तो यहाँ 1 आ सकता है, 3 आया तो 3 आ सकता है, 5 आया तो 5 आ सकता है। तो यह रिपीटेशन अलाउड का मतलब ये है। अब हमारे पास है कितने? 6 है हमारे पास। भले मैंने एक रख दिया लेकिन वो भी आगे के लिए अवेलेबल है, 6 के 6 अवेलेबल है मेरे लिए। इसको फिल करने के 6 वेज। अब 6 का मतलब क्या है? 6 का जो मैं नंबर बना रहा हूँ उनमें यहाँ 1 भी आ सकता है, या 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अगेन रिपीटेशन अलाउड है। जो यहाँ आया होगा वो अगर यहाँ भी आ गया होगा तो वो यहाँ भी आ सकता है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब ये है। इसके लिए कितने वेज है? पूरे 6 के 6 अवेलेबल है। तो जो भी हमारे पास है वो सब यहाँ आ सकता है। अगर वो यहाँ भी आ गया होगा, वो यहाँ भी आ गया होगा, तो भी वो यहाँ आ सकता है। इसको फिल करने के अगेन 6 वेज। रिपीटेशन अलाउड है इसलिए। तो पहले जो प्लेस इंपॉर्टेंट है उसको फिल किया, फिर देखा भाई रिपीटेशन अलाउड था, तो जो आ चुका वो भी आगे के लिए अवेलेबल था हमारे पास। और जब रिपीटेशन अलाउड होता है ना बेसिकली, तो रिस्क कम होती है ना, फिर आंसर गलत होने की संभावना कम होती है। जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो रिस्क नहीं होती है, क्योंकि जब रिपीटेशन अलाउड है तो पता है कि हमारे पास जो है वो सब अवेलेबल है हमारे पास, और हमें पता हो कि हमारे साथ कौन है, कौन हमारे साथ देने वाला है, तो फिर हम धोखा कभी नहीं खाते जीवन में। और पता अगर ये नहीं हो कि किसने साथ देना बंद कर दिया तो फिर धोखा खा सकते हैं। तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर अलाउड है तो दिक्कत नहीं आती। नॉट अलाउड में दिक्कत आती है, हम देखेंगे। अभी मैं वो सवाल नहीं कर रहा, इनमें दिक्कत आएगी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे सेकंड पार्ट पर आ गए। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 108 व्हेन द रिपीटेशन अलाउड। अब सेकंड पार्ट पर आ गए। अब अलाउड नहीं है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो जो एक बार आ चुका वो दोबारा नहीं आएगा। सारे डिजिट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे अगेन, लेकिन नंबर तो ऑड चाहिए और इन 6 का इस्तेमाल करना है। हमने ऑड को अलग कर रखा है, इवन को अलग कर रखा है। ये इंश्योर करना है नंबर ऑड बने। इस प्लेस को फिल करने के 3 वेज। अब देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड में दिक्कत क्या आती होगी, हम देख रहे हैं भाई यहाँ इसको फिल करने के 3 वेज है। 3 वेज का मतलब या तो यहाँ 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा। हमने इनमें से किसी एक को रख दिया है, किसको रखा है पता नहीं है,
क्या हमने यहाँ 1 रखा होगा? हो सकता है। क्या हमने 3 रखा होगा? हो सकता है। क्या हमने 5 रखा होगा? हो सकता है। तो जो भी मैंने यहाँ रखा है ना, वो आगे के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब मैंने किसको रखा है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है इन तीनों में से किसी एक डिजिट का मैं यूज कर चुका यहाँ, किसी एक का मैं यूज कर चुका। किसका यूज कर सका ये मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी एक का यूज कर। मान लो मैंने 1 का यूज कर दिया, मान लो मैंने 1 का यूज, क्योंकि किसी एक का तो यूज करा ही होगा मैंने। जिसका भी मैंने यूज करा है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब कितने बचे? अवेलेबल थे 6, हम किसी एक का यूज कर चुके, अब 5 बचे मेरे पास। लेकिन प्रॉब्लम ये उन 5 में कौन से 5 मेरे पास, ये दिक्कत नहीं हुई, ये दिक्कत है मेरे पास। अभी हमें दिक्कत इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने सवाल आसान लिया है। दिक्कत आएगी तो मैं पॉइंट आउट भी करूंगा कि दिक्कत क्या आती है। भाई समस्या तो है ना, मेरे पास 5 तो है, लेकिन वो 5 कौन से हैं मुझे पता नहीं है। अगर मैं यहाँ 1, अगर मैंने यहाँ 1 रख दिया होगा तो उन 5 में 1 नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ 3 रखा होगा तो उन 5 में 3 नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ 5 रखा होगा तो उन 5 में 5 नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास 5 बचे क्योंकि ये रख लिया। अब वो 5 बचे, क्या उनमें 0 है? क्या वो जो 5 डिजिट बचे हैं क्या उनमें 0 है? नहीं है। अगर वो 0 होता, उन 5 में अगर 0 होता तो मैं यहाँ 0 नहीं आ सकता। मेरी बात समझ आ रही ना आपको? और अगर मान लो मुझे दिल्ली में होता कि 5 में 0 है नहीं है तो मुझे दिक्कत आती फिर। अभी तो 0 है नहीं हमारे पास, हमारे पास 5 है। चाहे पहले इस प्लेस को फिल कर दो, चाहे पहले इस प्लेस को फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस प्लेस को फिल कर दिया, इसको फिल करने के 5 प्लेस। एक तो मैंने यहाँ रख दिया, एक मैंने यहाँ रख दिया, 2 गए। अवेलेबल कितने थे? 6 में से कितने बचे? 4। इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर है 6। प्लेस ये वाला इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऑड इंश्योर करना था, इसलिए उसको फिल करा। जो रखा है रिपीटिशन अलाउड नहीं कर, जो रख चुके हैं वो अवेलेबल नहीं आगे के लिए। 5 बचे, 5 तो बचे, लेकिन कौन से 5 बचे हमारे को पता नहीं था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 0 नहीं था। दोनों के आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट सवाल आप ट्राई करेंगे, लिखे आप। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स। बस मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझते रहो आप, जो मैं बोल रहा हूँ फिर अपना माइंड आपको लगाना होगा, नो डाउट आपको लगाना होगा, आप लगाते भी हैं। आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, टीचर से ज्यादा बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। तो टीचर समझा रहा है, बच्चा समझ भी रहा है, उसके बाद उसका यूज भी कर रहा है ना, नो डाउट बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, नो डाउट। देखिए आप, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स। नहीं पहले ऐसे लिखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट, 4 की जगह 3 कर दो। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट natural numbers each less than each less than 600। यानी नंबर 3 डिजिट का है लेकिन वो सब 600 से छोटे हैं। each less than 600 can be formed by using the digits, can be formed by using the digits 1 2 3 4 5 and 9। यानी इन 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 डिजिट का 1 2 3 4 5 and 9। अभी भी 0 नहीं है, अभी भी चिंता की बात नहीं है। एंड when फर्स्ट है रिपीटिशन इज अलाउड, ऑब्वियस बात है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। एंड सेकंड रिपीटिशन नॉट अलाउड। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड ईच लेस देन 600। जो नंबर बना रहे हैं 3 डिजिट का वो सब नेचुरल नंबर है और वो सब 600 से छोटे होंगे। उनको बनाने के लिए हम इन्हीं का इस्तेमाल करना है। और पहले ध्यान रखना है रिपीटिशन अलाउड है, और दूसरी बात ध्यान रखना है रिपीटिशन नॉट अलाउड। थोड़ा पेशेंस रखते हुए सवाल करें आप ना, कोशिश करें हर कंसेप्ट पहले सोच लें उसकी, क्योंकि एक बार आंसर लिखने के बाद उसको वेरीफाई करने का तरीका नहीं है सिवाय काउंट करने के अलावा। तो जो भी हम लिखेंगे ना वहां तक पहुंचेंगे थोड़ा सोच समझ कर पहुंचेंगे, क्योंकि उसको दोबारा चेक करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो नंबर 3 डिजिट पे 3 प्लेसेस बना लिए हमने और हम चाहते हैं भाई ईच इज लेस देन 600। तो ये इंश्योर कौन सा प्लेस करेगा कि नंबर 600 से छोटा है, ये कौन सा प्लेस इंश्योर करेगा? जो प्लेस इंश्योर करेगा वो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि पहले हमें ये इंश्योर करना है नंबर 3 डिजिट का तो है लेकिन वो 600 से छोटा भी होगा। ये कौन सा प्लेस इंश्योर करेगा? जो प्लेस इंश्योर करेगा उसको पहले भरेंगे। जैसे पहले ऑड था तो ऑड इंश्योर किया, उसको पहले फिल किया ना। रिपीटिशन अलाउड है मतलब थोड़ा आसान रहता है, कौन हमारे साथ चल रहा है पता होता है, थोड़ा आसान होता है।
फर्स्ट पार्ट हो गया होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा इसमें 180 व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो पहले ये 3 5 तो ये और एक 6 सीरीज अवेलेबल है। हम चाहते हैं नंबर बनेगा 3 डिजिट का, 3 प्लेस बना ली, इन्हीं का इस्तेमाल करना है। और ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, ये इंश्योर करेगा कि नंबर 600 से छोटा है या बड़ा है या 600 के बराबर है। हम चाहते हैं जो भी नंबर बनेगा वो 600 से छोटा है, मतलब यहाँ 9 नहीं आ सकता है, 9 नहीं आ सकता, भले रिपीटेशन अलाउड है लेकिन यहाँ 9 कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ 9 आ गया तो नंबर जो है 600 से बड़ा आएगा। और अगर ये 9 नहीं आएगा तो चाहे यहाँ 5 आ जाए, 5 के बाद यहाँ 9 आ जाए, यहाँ भी 9 आ जाए, नंबर 600 से छोटा ही आएगा। तो पहले हम जो चाहते हैं उसको इंश्योर करने के लिए पहले इस प्लेस को फिल किया, और इस प्लेस को फिल करने के लिए भले ही 6 अवेलेबल है लेकिन इसको फिल करने के 5 वेज हमारे पास, क्योंकि 9 नहीं आ सकता। और हम जो नंबर बना रहे हैं उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। हो गया हमारा काम पूरा, इंश्योर हो गया कि नंबर 600 से छोटा है। अब रिपीटेशन अलाउड है, तो भले यहाँ कोई भी आया है लेकिन जो यहाँ आया है वो आगे के लिए अवेलेबल है, यानी 6 के 6, ठीक है यहाँ 9 नहीं आया लेकिन 9 यहाँ तो आ सकता है, 9 यहाँ भी आ सकता है। तो जो अवेलेबल है वो सब हमारे पास अवेलेबल है, 6 के 6 अवेलेबल है, यानी हमें पता है कि सारे हमारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिल कर दो, इसको फिल करेंगे 6 प्लीज। अब जो यहाँ आया अगर वो यहाँ भी आ गया होगा तो वो आगे भी आ सकता है, यानी आगे का प्लेस फिल करने के लिए भी सारे पॉसिबल वेज हमारे पास है, 6 पॉसिबल वेज, ठीक है ना। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है, तो 30 into 6 = 180। फर्स्ट का आंसर आ गया 180, ठीक है ना। ऐसे कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट पर आते हैं। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 1 2 3 रिपीटेशन नॉट अलाउड। जो एक बार आ चुका होगा वो दोबारा नहीं आएगा। अगेन पहले ये प्लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करेगा कि नंबर 600 से छोटा होना चाहिए। इसको फिल करने के 5 वेज। अब यहाँ कोई एक आ गया, कौन सा आया होगा, इनमें से कोई एक आ गया, कौन सा आया पता नहीं है अपने को, लेकिन या तो ये 1 आया होगा या 2 आया होगा, 3 4 या 5 आया होगा, 9 कभी नहीं आया होगा, ये कंफर्म है। अब जो यहाँ आ गया वो आगे के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इनमें से एक कम हो गया, इनमें से एक कम हो गया, तो इनमें से कितने बचे, अब 4 बचे और प्लस 1 9 बचा। तो हमारे पास डिजिट 6 थे, 6 में से कोई एक रख दिया मैंने, जो यहाँ रख दिया वो आगे के लिए अवेलेबल नहीं है। अब 5 बचे, 5 बचे मेरे पास, उन 5 में कौन से अवेलेबल है मुझे पता नहीं है, ये कंफर्म है उन 5 में एक तो 9 है, क्योंकि 9 यहाँ नहीं आया, ये कंफर्म है 5 में एक तो 9 है, लेकिन 9 के अलावा क्या उनमें 1 है, क्या उन 5 में 1 है क्या पता नहीं है, क्या उन 5 में 2 है क्या पता नहीं, क्या उन 5 में 3 है क्या पता नहीं, लेकिन हमारे पास एक कम कर दिया, तो यहाँ से बचे 4 और एक बचा 5, 5 अवेलेबल है हमारे पास। तो इसको पहले फिल कर दो, चाहे पहले इसको फिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिल करने के 5 वेज, क्योंकि जो यहाँ आया है वो आगे के लिए अवेलेबल नहीं है। अब एक में यहाँ रख चुका, एक में यहाँ रख चुका, कितने बचे, 4। वो 4 कौन से हैं, क्या नॉलेज है आपको, हमें पता नहीं वो 4 कौन से हैं, कौन से 2 मैंने यहाँ रखे ये मुझे पता नहीं, तो 4 कौन से बचे, कोई बात नहीं, लेकिन जो 4 बचे भर दो आप, इसको फिल कर दिया। लेकिन मैं समझा रहा हूँ जो 4 कौन से हैं ये मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता कि वो कौन से 4, बस इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये आ जाएगा 5 × 20 = 20, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, टाइम तो लगेगा है ना, हो सकता है आपको अच्छा भी लगेगा। देखो ये जब रिपीटेशन अलाउड होता है ना, तो सिंस हमें पता होता है हमारे साथ कौन चल रहा है तो दिक्कत नहीं आती, अपने साथ साथ कौन चल रहा है पता हो तो दिक्कत थोड़ी आती है। अब किसने साथ देना छोड़ दिया अपना, पता ही नहीं है कौन पीछे से हट गया हमारे ना, तो फिर दिक्कत आती है। तो देखो यहाँ तो हमने इंपॉर्टेंट प्लेस को फिल किया, हमें करना सवाल ऐसे ही, जो प्लेस इंपॉर्टेंट होगा पहले उसी को फिल करना है। तो इस सवाल को करके देखते हैं, हमारा आंसर ये आ गया। अब मान लो हमने ये प्लेस इंपॉर्टेंट था, मान लो कभी मैं इसको फिल नहीं करूंगा, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, हमें नंबर निकालना है 3 डिजिट का और हम चाहते हैं 600 से छोटा हो। अब यहाँ तो कुछ भी आया, 600 से छोटा है या बड़ा है पता नहीं लगेगा। तो मान लो ये प्लेस इंपॉर्टेंट था, अगर मैं इसको फिल नहीं करता, अगर मैं पहले इसको फिल करता तो देखें क्या दिक्कत आती है। हम देख रहे हैं यहाँ दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, इससे दिक्कत नहीं आती। रिपीटेशन नॉट अलाउड तो दिक्कत आएगी। देखो पहले मैं इसको फिल करता हूँ, नंबर 600 से छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। अवेलेबल कितने, 6, इसको फिल करने के 6 पेज। अब एक रख दिया मैंने, कितने बचे, 5। उन 5 में कौन सा 5 है पता है आपको, नहीं पता। यहाँ कौन सा रखा है मैंने, यहाँ हो सकता है 1 रखा हो या 2 रखा हो या 3 रखा हो या 4 रखा हो या 5 रखा हो या 9 रखा हो। 6 का मतलब यही है ना, मुझे पता नहीं मैंने क्या रखा, लेकिन ये पता है कि इनमें से कोई एक रख दिया। अब कितने बचे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं, जो मैंने यहाँ रखा है वो आगे के लिए अवेलेबल नहीं है, मुझे पता नहीं मैंने कौन सा रखा। तो जब 5 बचे ना, उन 5 में क्या 1 होगा, क्या उन 5 में ये होगा, मुझे पता नहीं। क्या उन 5 में ये होगा, मुझे क्या पता। क्या उन 5 में ये होगा, मुझे पता नहीं। तो मुझे पता नहीं है 5 मेरे पास कौन से साथ चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भाई 5 बचे उनमें 0 भी नहीं है, तो इसको फिल करने के 5 पेज। अब एक मैंने यहाँ रख दिया,
एक मैंने यहाँ रख दिया। अब कितने बचे? 4। वो 4 किसे है पता है आपको? क्या उन 4 में 9 है पता है आपको? क्या उन 4 में 9 नहीं है पता है? नहीं पता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसको फिल करने के लिए। इसको निकालो आंसर कितना आएगा? 4 into 5 into 6 एंड आंसर इज 120। जबकि यहाँ तो 100 आया था, यहाँ 120 आ रहा है। ये तरीका गलत है ना? ऑब्वियस बात है गलत है। वो 100 आंसर है या 120 आंसर है, अलग अलग है। अब मैंने कभी मान लो ऐसा किया तो अब इसको कैसे चेक करूंगा? मान लो मेरे माइंड में आया मैं यहाँ से पढ़ता हूँ तो मैं कैसे चेक करूंगा? चेक करने मुझे मानना ही पड़ेगा आंसर सही है। अब हम समझ रहे हैं बात को, इसलिए हम ये ध्यान दे रहे हैं कि जो कंसेप्ट है वो फॉलो करेंगे तो दिक्कत कम आएगी। जो प्लेस इंपॉर्टेंट है पहले उसको फिल करवाओ, जो इंश्योर कर रहा हूँ ना आपको उसको पहले फिल करो। अब हमने चलो ये फिल कर दिया। अब इसमें गलती क्या है देखो आप, इसमें गलती क्या होगी देखो आप। इसमें गलती है कि हमने इसको फिल करने के 6 पेज है। 6 पेज का मतलब यहाँ ये जो नंबर बने 120, इन 120 नंबर में यहाँ कभी 1 भी आया होगा, इन 120 नंबर में कभी यहाँ 2 भी आया होगा, कभी यहाँ 3 भी आया होगा, 4 भी आया होगा, 5 भी आया होगा और 9 भी आया होगा। ये जो 120 नंबर बने इनमें यहाँ 1 भी आया। क्या इन 120 नंबर में यहाँ कभी 9 आया होगा? यहाँ कभी नहीं आया होगा, नहीं। मान लो इन 120 नंबर में क्या इन 120 में कभी ऐसा नंबर बनेगा कि यहाँ 1 आया होगा? ऑब्वियस सी बात है बनेगा। क्या ऐसा नंबर बनेगा जब यहाँ 5 आया होगा? ऑब्वियस सी बात है बनेगा। क्या ऐसा नंबर बनेगा जब यहाँ 9 आया होगा? ऐसा बनेगा ना? नहीं बनेगा। ये समझ रहे मेरी बात? इन 120 नंबर में ऐसा नंबर भी बने अगर ये 9 या अगर 9 अगर यहाँ आया होगा ना भाई, इन 120 में कभी नंबर ऐसा भी बना होगा जब यहाँ 9 आया होगा, यहाँ 9 आया तो कोई दिक्कत नहीं है। उन 120 में ऐसा नंबर भी बनेगा जब 9 यहाँ आया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इन 120 में नंबर ऐसा ही बना होगा जब यहाँ 9 आया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और ये 9 से गड़बड़ है तो हमें इन 120 में ऐसे नंबर निकालने हैं जिनमें 9 आया होगा। 9 क्योंकि यहाँ आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, 9 यहाँ आया होगा तो दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन 9 जैसे यहाँ आया होगा और हम जानते हैं कंफर्म है कि इन 120 में ऐसा नंबर बना ही होगा जब यहाँ 9 आया होगा, ऐसा नंबर बना ही होगा जब यहाँ 9 आया होगा। इस तरह का नंबर जरूर बना होगा क्योंकि हम देख रहे हैं 6 का मतलब माना मैंने यहाँ 1 रख दिया, माना मैंने यहाँ 1 रख दिया। अब 5 का मतलब, इस 5 का मतलब क्या है? यह 1 नहीं आएगा, 1 के अलावा मैंने 5 मान लिया। अब इस 4 का मतलब क्या है? इस 4 का मतलब 1 रख चुका, 5 रख चुका, तो भाई 1 5 नहीं आएगा। 1 5 के अलावा कितने बचे? 4 डिजिट बचे। उन 4 में 9 भी आ सकता है, तो ये 120 में 9 आया। अब मैं उन नंबर को अलग से माइनस कर देता हूँ, इसमें से मैं वो नंबर अलग से कैलकुलेट करूंगा जिनमें 9 आया होगा, जिनमें 9 आया होगा। 9 को फिक्स कर दिया मैंने क्योंकि मैं काउंट ही उन्हीं को कर रहा हूँ जिनमें 9 है। अब 9 को फिक्स कर दिया, ये 6 डिजिट थे, 9 को फिक्स कर। अब कितने बचे? 5 बचे। 5 में अब कैसे भी है कोई दिक्कत नहीं, इसको फिल करने के 5 वेज, एक यहाँ रख दिया, एक और यहाँ रख दिया, इसको फिल करने के 4 वेज 20। यानी 120 में 20 नंबर ऐसे बने जिनमें 9 है, और अगर ये 9 है तो वो नंबर 600 छोटा नहीं होगा, इससे मुझे 120 में से 20 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आंसर 100 आएगा। तो ये 2 स्टेप में कर पाया इसको बनना। इससे जब रिपीटेशन, और अगर रिपीटेशन अलाउड है तब कैसा भी प्लेस फिल कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें नॉट अलाउड था तो हमने यही तरीका बेस्ट था, जो 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 प्लेस इंपॉर्टेंट है उसको पहले फिल करें, वरना अगर फिल नहीं करेंगे तो ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3। रिपीटेशन अलाउड नहीं, मैं यहीं से बोलना स्टार्ट करता हूँ, यहीं से भरना स्टार्ट किया भाई, 6 के 6 यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ गया, वो आगे के लिए अवेलेबल है, आगे के लिए 6 के 6 अवेलेबल है। क्या उन 6 में 9 है? यस, लेकिन 9 तो यहाँ आ सकता है। अब जो यहाँ आ चुका वो भी यहाँ आ चुका, तो हमारे पास कितने बचे अब? 6, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। 6 अवेलेबल है, लेकिन इसको फिल करने के 5 वेज, क्योंकि यहाँ 9 नहीं आ सकता। तो भले रिपीटेशन अलाउड था, हमने यहाँ से भी फिल करना अगर स्टार्ट किया तो भी गलती नहीं हुई, क्योंकि हमारे साथ सब चल रहे हैं, हमें पता है भाई 6 हमारे साथ कौन से हैं। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 1 रख दिया, अब कौन सा रखा, कौन से बचे, कौन से हमारे साथ चल रहे हैं, ये हमें दिक्कत आती है, पता नहीं होता वो कौन से हैं, इससे कई बार वो माइनस करना पड़ता है। इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेस को फिल करते हुए आगे बढ़े ताकि दिक्कत नहीं आए अपने को। इन चीजों को पकड़ना होगा अपने को, मैं आपको पॉइंट आउट करवा रहा हूँ ना, आप इनको माइंड में रखेंगे तो हमें समस्या कम आएगी। लिखें, एक सवाल लिखें, करके लाना है घर से आप। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, how many 4 digit numbers can be formed, how many 4 digit numbers, how many 4 digit numbers can be formed by using the digits 0 1 2 3। अब 0 आ गया इसका तो डरे नहीं बिल्कुल आप, मैंने समझा रहा हूं आपको, मैं डर हटाने के लिए ये सब कुछ बता रहा हूं मैं आपको ना, ताकि आप सोच सके ना। how many 4 digit numbers can be formed by using the digits 0 1 2 3 4 if first repetition is allowed, repetition of digits is allowed,
एंड सेकंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। नंबर मुझे बनाना है 4 डिजिट का, उसके लिए मैं इन 5 डिजिट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले रिपीटिशन अलाउड है और सेकंड रिपीटिशन नॉट अलाउड। आप बना के लाएंगे ना ईमानदारी से। अब जीरो अवेलेबल है, हम जानते हैं भाई नंबर चाहे 2 डिजिट का बना है चाहे 3 डिजिट का बना है। अगर हम नंबर 4 डिजिट का बना रहे हैं तो ये कंफर्म है कि यहाँ जीरो कभी नहीं आता। अगर मैं नंबर 4 डिजिट का बनाना है तो मुझे ये इंश्योर करना है कि यहाँ जीरो कभी नहीं आना चाहिए। एक बार हमें अलाउड है रिपीटिशन और एक बार नॉट अलाउड। इन दोनों के आंसर निकाल के लाएंगे आप। सोचेंगे, कोशिश करेंगे ना, वरना मैं बताऊंगा आपको ना, मैंने कुछ समझाया वो समझ में आया होगा आपके, उनको फॉलो करते रहेंगे। आगे डिस्कस करते हैं, मैं होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने पहले दिए थे तो डिस्कस कर लिए थे हमने ना। हमें शायद जो है वो ट्यूसडे वाला होमवर्क डिस्कस नहीं किया था मैंने, ट्यूसडे और थर्सडे वाला डिस्कस करना है मैंने। तो ट्यूसडे वाले पर आ गए अपन, शायद वो वेडनेसडे मंडे वाला भी बचा हुआ है मुझे ना। उसमें एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 13 हम कर चुके थे लास्ट, है ना। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 30 हम कर चुके थे ना, 13 कर चुके थे, 14 16 बाकी है ना। मंडे वाले होमवर्क की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का 2 कर लिया था हमने, 12 कर लिया था और 13 भी कर लिया था। 14 और 16 बचा हुआ है, उनको डिस्कस करना है। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 14 एंड 16। पहले हम मंडे वाले होमवर्क पर आ गए। पार्ट 1 का 14 डिस्कस करना है। 14 तो 14 तो हो गया, मैं बता चुका था पहले आपको भाई ऐसे ऐसे होगा ना। वो जो C4 का थर्ड पार्ट था वैसे ही होता है ना। उसके बाद 16 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में जो है वो हमें कोएफिशिएंट ऑफ 16 शायद डिस्कस नहीं हुआ था हमारे ना, डिस्कस नहीं हुआ। 16 करना है डिस्कस करना है। तो 16 में निकालना है मुझे इस तरह का सवाल, जैसे जेई मेंस में भी आया हुआ है। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी तरह का सवाल है। ये सवाल अपनी शीट में था पहले, थोड़ा सा चेंज है, माइनस साइन वगैरह लगा रखा है, वरना सेम कर सकते हैं। वो दिया हुआ है उन्होंने 1 + x + x² और +x³ होल पावर लिखा हुआ हमारे पास 5। और हम जानते हैं ये पूरी पावर अगर यहाँ आ गई तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, और पूरी पावर अगर यहाँ आएगी तो 15 डिग्री आएगी मैक्सिमम इसमें। तो हमने से एक्सपेंड करके लिखा हुआ है a0 + a1x प्लस का a2x² प्लस हमें निकालना है, आगे उन्होंने मेंशन कर रखा है a15 x⁻15 ऐसा मेंशन किया हुआ है। दे रखा है कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इस तरह से आएगा, मतलब x की पावर 0 का जो कोएफिशिएंट होगा वो a0 आएगा, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट a1 आएगा, x की पावर 2 का कोएफिशिएंट a2 आएगा। वो a10 पूछ रहे हैं मुझसे, a10। तो a10 का मतलब ये है कहीं ना कहीं यहाँ a10 x⁻10 आएगा, मतलब मुझे x की पावर 10 का कोएफिशिएंट निकालना है। अब यहाँ से अगर मैं x की पावर 10 का कोएफिशिएंट निकालूंगा तो मल्टीनंबर थ्योरम लगाऊंगा। मल्टीनंबर लगाऊंगा तो 4 वेरिएबल आएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ऐसा नहीं कि मैं उससे नहीं निकाल सकता, लेकिन कोई अल्टरनेट हो तो उसका यूज कर लेंगे अपने। तो देखो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, 1 + x तो लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से x² कॉमन ले लिया। जेई मेंस में भी आया हुआ सवाल है सब। एक्सरसाइज 3 का जो पार्ट 2 है उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास ऐसा ही सवाल है, इसके बाद वो अपने आप कर लेंगे आप। वो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे हिसाब से शायद, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 तो शायद नहीं है ना, देख लेंगे आप। मैं नंबर हो सकता है मिस कर रहा हूं, लेकिन एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में से सवाल आया हुआ है। तो वो ऐसा इसका फैक्टराइज कर लिया ताकि मल्टी नंबर लेने लगाना पड़े, ज्यादा मुझे वेरिएबल अननोन इंट्रोड्यूस नहीं करने पड़े। मैंने यहाँ से x² कॉमन ले लिया और 1 + x ले लिया, होल पावर 5। अब यहाँ से 1 + x है, यहाँ भी 1 + x है, यहाँ से मैं 1 + x कॉमन ले लूंगा। 1 + x × 1 + x²। मैंने बताया कि था आइडिया दिया था, हालांकि मैंने इस तरह का सवाल नहीं करा इसमें 4 थे, लेकिन फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करके निकाला। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 + x होल पावर 5 और 1 + x² होल पावर 5। और अगर मुझे यहाँ से x की पावर 4 का कोएफिशिएंट निकालना तो निकालना आता है, ये लॉजिक जानते हैं हम। x हम जानते हैं सारी पावर इवन आएंगी, यहाँ पर जो सारी पावर आएंगी वो आएगी तो 0, एक पावर आएगी 0, एक पावर आएगी 2, फिर आएगा 4, हालांकि 6 भी आएगा, 8 भी आएगा और 10 भी आएगा। हमें a10 निकालना है, a10 का मतलब x की पावर 10 का कोएफिशिएंट निकालना है। 6 भी यहाँ से आएगा, यहाँ 8 भी आएगा और यहाँ 10 भी आएगा। हम चाह रहे हैं भाई हमें x की पावर 10 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो यहाँ सारी पावर अगर इवन है तो मुझे यहाँ से भी इवन पावर लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से अगर मैं ऑड पावर लूंगा तो ऑड पावर और इवन पावर को ऐड करूंगा तो वो ऑड आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ जो इवन पावर आएंगी वही हमारे काम की होंगी, तो ले लेंगे उनको, कैलकुलेट कर लेंगे। या 0 आएगा वो काम का है, 2 आएगा वो काम का है, 4 आएगा वो काम आएगा, तो x की पावर 1 भी, लेकिन वो काम नहीं आएगा हमारे। अब 10 लाने के लिए ला सकते हैं, अब 10 यहाँ से 0 ले लूंगा, यहाँ से x की पावर 10 ले लूंगा, यहाँ से 2 लूंगा, यहाँ से x की पावर 8, यहाँ से 4 लूंगा, यहाँ से x की पावर 6। यहाँ से कोएफिशिएंट वगैरह निकालना आते हैं, मैं कैलकुलेट कर लूंगा।
और कैलकुलेट करके निकाल लूंगा। नेक्स्ट आ गए हम 16 के बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में जो है वो मेरे हिसाब से ये सवाल था हमारे, इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके देखा जा सकता है। तो सॉल्यूशन वगैरह भी दिया हुआ है इनका, वो भी देखते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है सिग्मा k = 1 से लेकर 19, 1 से लेकर 19 लिखा हुआ है, और आगे दिया हुआ है -1/k फैक्टर, 1/k फैक्टर लिखा हुआ है, 19 - k फैक्टर लिखा हुआ है। ये शुरुआत के लेक्चर में मैंने सिखाया था, इस तरह से किसी वैल्यू को एनसीआर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो फर्स्ट लेक्चर जो मैंने बताया था आपको, उसमें सिखाया था मैंने आपको। और आगे लिखा है -2 तो बेसिकली क्या है, ये एनसीआर बन सकता है। ये टेल फैक्टोरियल है, ये टेल है, ये हेड माइनस टेल है। नीचे एक तो टेल होती है, एक हेड माइनस टेल होता है। तो इन दोनों का सम क्या होता है, ये जो टेल है और जो हेड माइनस टेल, इनका सम क्या होता है, हेड आता है इनका सम। क्योंकि अगर एक टेल है, अगर एक टेल का फैक्टोरियल है और हेड माइनस टेल का फैक्टोरियल, तो इस टेल को और हेड माइनस टेल को अगर मैं ऐड करूंगा, उससे हेड आ जाएगा। तो ऊपर 19 फैक्टोरियल होना चाहिए हमारे पास, 19 फैक्टोरियल नहीं है हमारे पास, तो 19 फैक्टोरियल में लेके आ गए कि 19 फैक्टोरियल मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसको लिख सकता हूँ, ये 19 फैक्टोरियल मैंने क्रिएट कर दिया, दिस इज 19 फैक्टोरियल। ये बन जाएगा n, ये बन जाएगा r, और ये बन जाएगा n - r। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये 1/19 फैक्टोरियल चल रहा है हमारे पास, सिग्मा k = 1 से लेकर 19, और ये आ जाएगा 19ck और इनटू -2 ये ऐसे बन जाएगा। और मैंने कल विजुलाइज करवाया था आपको, भाई हम देख रहे हैं जो डिफरेंस होता है ना, जो डिफरेंस होता है ना, उसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो जनरल टर्म जो निकालते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है x + a होल पावर n, x + a होल पावर n लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सिग्मा r = 0 से लेकर n, ncr x⁴ n - r और इनटू a⁴r। इसको ऐसे, क्योंकि इसका एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म होता है वो जनरल टर्म ये होता है, और जनरल टर्म पर अगर मैं सिग्मा लगा दूंगा तो पूरा एक्सपेंशन आ जाएगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, आप लिखा करो ना नोट करके, आपको पता नहीं है कौन सा सवाल चल रहा है। मैं नंबर भी बोल रहा हूँ आपको, सवाल भी करा रहा हूँ, सब कुछ मैं करा रहा हूँ आपको। मैं नोट करके रखता हूँ ना, मैं ऐसे नोट करके रखता हूँ, देखो आप, ये मुझे होमवर्क देता हूँ ऐसे नोट करके रखता हूँ, ये दिख रहा होगा शायद आपको, ये इस तरह से नोट करके रखता हूँ, ये पूरी लिस्ट बना के रखता हूँ, तभी तो मुझे याद रहता है, कैसे याद रहता है। तो फिर आप भी इसे नोट करके रखा करो। फिर मैं बोल रहा हूँ मंडे का होमवर्क है, फिर नंबर भी बोल रहा हूँ ना, ये शायद डिस्कस नहीं हुआ था मेरे हिसाब से, ये सब मुझे ध्यान है, ये डिस्कस नहीं हुआ था, इससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका। तो ये ऐसे निकाल दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये अगर मैं ऐसा लिखा हूं तो इस एक्सपेंशन को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखना आसान है, उल्टा भी लिख सकते हैं। भाई हम देख रहे हैं भाई n - r, तो डिफरेंस है वो x पर आ रहा है, यानी इनका डिफरेंस जिस पर आ रहा होगा वो x होगा, और टेल जिस पर आ रही होगी, टेल जिस पर आ रही होगी वो a हो जाएगा। इसको उल्टा लिख सकते हैं ना, ये nck लिखा हुआ है, इनका डिफरेंस क्या है, 19 - k है, और 19 - k कहीं भी नहीं है, लेकिन जो टेल है वो -2 पर है, यानी a = क्या होगा, -2 हो जाएगा, a = -2। लेकिन हम जानते हैं जो एक्सपेंशन है वो nc 0 से स्टार्ट होगा और nc n पर एंड होगा, nc 0 से स्टार्ट होगा, nc n पर एंड होगा। ये 1/19 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, ये मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। अब x तो कितना है, इसमें 1 है, x = 1, a = कितना है, -2, और होल पावर क्या है, हम जानते हैं जो इंडेक्स ये n है, इससे मालूम पड़ेगा कि हेड कितना है, वो जो इंडेक्स है एक्सप्रेशन का वो कितना है, या हेड 19 है तो 19 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ना, तो इसकी शुरुआत कहां से होगी, 19c 0 से होगी, जबकि इसकी शुरुआत कहां से होगी, 19c 1 से होगी ना, क्योंकि k को मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। इसको अगर मैं लिख रहा हूं तो 19c 0 से शुरुआत होगी, लेकिन इसकी शुरुआत होगी 19c 1 से, यानी फर्स्ट टर्म ज्यादा आ जाएगा इसका, क्योंकि इसके फर्स्ट टर्म में 19c 0 भी आएगा, जबकि मुझे 19c 1 से स्टार्ट करना है। तो जिसका फर्स्ट टर्म है वो माइनस कर दूंगा मैं, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है 1, इसको 1 माइनस कर दूंगा, ये ऐसे कैलकुलेट कर पता ये बाकी मैनिपुलेट करके निकाल लूंगा मैं, ये आ जाएगा 1/19 फैक्टोरियल, 1/19 फैक्टोरियल। उसके बाद ये -1 लिखा हुआ है, -1 होल पावर 19 -1 -1 -1 -2 आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करें। आंसर शायद करेक्शन है इस आंसर में, है ना, जो आंसर आता है वो शायद नेगेटिव आएगा, एंड द आंसर विल कम आउट टू बी, नीचे से 18 फैक्टोरियल का रखा है उन्होंने, तो आंसर विल बी -19/2, -9.5 आएगा, उन्होंने 9.5 दे रखा है, आंसर विल बी -9.5। तो ये इसके बाद हम आ गए, ये 7 था, 7 के बाद 12 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने क्लास में कराया था, इस तरह का सवाल तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, आपने कर लिया होगा। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये सब निकालना है ना, A2 निकालना है, A1 निकालना है, तो वैसे निकाल लिया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मल्टी नंबर का यूज करके निकाल लेंगे। अब जैसे A20 निकालना है ना,
तो A20 निकालना आसान है, मैंने समझाया था आपको, वो पूरी पावर उस पर आ जाए तब जाके वो A20 आएगा। 1 + 2x + 3x स्क्वायर और होल पावर 10 लिखा हुआ है। अब जैसे A1 का मतलब x की पावर 1 का कोफिशिएंट है, तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं अपन, सोच सकते हैं ना, जनरल टर्म लिख सकते हैं या 10 फैक्टोरियल अपॉन, मैंने बताया आपको अल्फा फैक्टोरियल, फिर बीटा फैक्टोरियल, फिर गामा फैक्टोरियल, फिर ये आएगा 1 टू द पावर अल्फा, फिर आएगा 2x होल पावर बीटा, फिर आएगा 3x स्क्वायर होल पावर गामा। और इंपॉर्टेंट क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10। या तो वो टेबल वगैरह बनाया अपन कैलकुलेट करें, मुझे पता है भाई A1 निकालना है मुझे। A1 का मतलब है x की पावर 1 का कोफिशिएंट, x टू द पावर 1 में इंटरसेप्ट है। हम जानते हैं भाई अल्फा बीटा इनका सम तो 10 के बराबर है ना, तो पहले बार पूरी x को मैं कलेक्ट करूंगा और x को कलेक्ट करके निकालूंगा ना। ये हम जानते हैं मुझे अल्फा बीटा गामा निकालना है और ये इंश्योर करना है, तो पूरा टेबल बना के वो समझा रखा है मैंने ये भी समझा रखा है, हम जानते हैं x की पावर 1, तो मतलब यहाँ पावर 1 आनी चाहिए ना, यहाँ पावर 1 आनी चाहिए, बीटा तो 1 होना चाहिए इसका। अब यहाँ पावर कुछ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पावर 1 आ जाएगी तो वो x स्क्वायर बन जाएगा, हमें सिर्फ x की पावर 1 में इंटरेस्टेड है, तो बीटा तो होना चाहिए 1 और गामा होना चाहिए 0, गामा 0 हो जाना चाहिए। अब इनका सम 10 करना है तो अल्फा 9 हो जाना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को रख दो बस यहाँ, क्योंकि बीटा 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता अगर मैं x की पावर 1 में इंटरेस्टेड हूँ। वो सब तरीका भी बता रखा है मैंने सिस्टमेटिक, ऐसे सोचना भी बता रखा है आपको, बस इस कॉम्बिनेशन को रख दूंगा मैं और उससे जो x की पावर 9 का कोफिशिएंट है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट आएगा वो निकाल लूंगा, और जब x का कोफिशिएंट निकालना होगा x पढ़ा दूंगा यहाँ से, ये रख के मैं x को गायब कर दूंगा और गायब करके जो बचेगा उसका कोफिशिएंट निकाल लूंगा। ऐसे मुझे निकालना है, मान लो ऐसे हमें निकालना है A4, अब A4 में क्या A2 निकालना है, मान लो A2 में क्या केसेस बनाने पड़ेंगे थोड़े बहुत। मान लो A2 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, A2 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मैं चाहता हूं तो भाई x स्क्वायर के कोफिशिएंट का मतलब फिर वही इनका सम तो 10 करना है, अब पावर को मुझे एडजस्ट करना है कि भाई कैसे कैसे पावर लगाऊंगे x स्क्वायर आ जाए। एक तो बीटा को 2 कर दो, बीटा को 2 कर दिया x स्क्वायर तो आ ही जाएगा। अब अगर ये x स्क्वायर बन गया तो यहाँ x की कोई पावर नहीं आनी चाहिए, कब नहीं आएगी, जब गामा को 0 करेंगे। अब सम को 10 करना है तो इसको ऐड कर दूंगा, एक कॉम्बिनेशन दिया आता है x स्क्वायर लाने के लिए। क्या भाई इस x स्क्वायर लाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इसको 1 कर दें, इसको 1 कर दें, या तो इसको 2 करें, 2 कर दिया मैंने, इसको 1 करूंगा तो यहाँ पावर 1 कभी नहीं आएगी। मेरी बात समझ रहे ना, यहाँ इसको 1 करूंगा तो यहाँ पावर 1 कभी नहीं आएगी। ऐसा नहीं कर सकता भाई यहाँ 1 आ जाए यहाँ 1 आ जाए, तो इसको एक बार 2 कर दिया, एक बार इसको 0 कर दो और 2 यहाँ से लेके आ जाओ, गामा को कर दो 1, गामा को 1 कर दो, गामा को अगर मैं 1 करूंगा ये x स्क्वायर बन जाएगा। अब ये x स्क्वायर बन गया तो यहाँ x की पावर 0 बनना चाहिए, तो बीटा को 0 कर देंगे और यहाँ इसको 9 कर देंगे, तो दो तरह से आ जाएगा। ऐसे अगर मुझे A20 निकालना होता, A4 निकालेंगे तो A4 में भी केस बनेंगे, ऐसे सोच देंगे भाई A4 कैसे आएगा। A20 निकालना होगा, A20 का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20, और x की पावर 20 कब बनेगा, तो पूरा ये जो पावर है 10, पूरा 10 यहाँ आ जाए, यानी अल्फा 0 हो जाए, बीटा 0 हो जाए और गामा क्या हो जाए, गामा 10 हो जाए, यानी पूरी पावर यहाँ आ जाएगी। और पूरी पावर अगर यहाँ आ जाएगी तो x की पावर 20 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 3 की पावर 10 आ जाएगा। या सोच के निकालना है भाई गामा को 10 कर दें, इसको 0 कर दें, इसको 0 कर दें, गामा को 10 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे, तो x की पावर 20 का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद 9 के बाद ये था हमारे पास, 9 के बाद है 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हो गया होगा जो मैंने बताया था आपको, पूरा निकाल के कोई दिक्कत आई नहीं होगी। उसके बाद 11 पर आ गए, 11 में हो जाएगा वैसे आपके 11 में, तो वो एक बार 1 लिखेंगे, एक बार -1, उसमें A40 आएगा और A40 मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो एक बार 1 और -1 लिखेंगे जोड़ेंगे तो A40 भी आएगा। A40 मुझे चाहिए नहीं तो A40 मुझे अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और A40 कब आएगा, जब वो पूरी पावर 2x स्क्वायर पर आ जाएगी, और पूरी पावर 2x स्क्वायर पर आ जाएगी तो A20 का मतलब A40 का मतलब x की पावर 40 का 2 की पावर 20 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर 20 आ जाएगा, ऐसा निकाल लेंगे और A40 को उधर लेके इंटरचेंज कर देंगे, उससे भी निकाल लेंगे। तो ये मंडे वाला पूरा हो गया, ट्यूसडे वाले पर आ जाते हैं अपन। एक्सरसाइज का पार्ट 1 D1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 D1, तो D1 तो हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत आई नहीं होगी ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 D1, D1 में कोई दिक्कत नहीं है, हो गया होगा। D1 के बाद D2 पर आ गए, D2 में भी कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कर लिया होगा आपने, ठीक है। वो 1 + x होल पावर 3 को ऊपर लाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है, लगा देंगे, जनरल टर्म निकालेंगे भैया, ऊपर लेके आएंगे उसको 1 + x होल पावर -3, लेकिन ये -x नहीं है इसलिए फॉर्मूला लगा पाएंगे, तो हमें जो भी कोफिशिएंट चाहिए होगा जनरल टर्म लिख लेंगे, उसको सिंपलीफाई कर लेंगे और सिंपलीफाई करके निकाल लेंगे, जो भी अलग अलग कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी उसको निकाल लेंगे और निकाल के सिंपलीफाई कर लिया होगा आपने, थोड़ा बहुत आपने दिमाग लगाया होगा, कर लिया होगा। D2 के बाद आ गए अपन D3 पर, तो D3 में देखते हैं अपन, जैसे सॉल्यूशन दिया हुआ है आपने पढ़ के देखा होगा और मैंने बोला भी था ना, तो उसमें लिया हुआ है assuming x to be so small that x square
एंड हायर पावर्स ऑफ x कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी हमें x स्क्वायर को भी नेग्लेक्ट करना है और उसकी हायर पावर यानी x क्यूब, x की पावर 4 इन सबको नेग्लेक्ट करना है, यानी एक्सपेंशन में हमें x की पावर 1 तक लिखना है ना, और अगर एक्सपेंशन 1 की पावर x की पावर 1 तक लिखना हो तो इसको सिंपलीफाई करने पर क्या आएगा ये पता लगाना है। उन्होंने दे रखा है बिल्कुल क्लियर कट, ये लिखा हुआ 1 + 3/4 x होल पावर -4, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, फिर लिखा हुआ 16 - 3x होल पावर 1/2 लिखा हुआ है, फिर नीचे लिखा हुआ है 8 + x होल पावर 2/3। तो पहले तो सबसे पहले क्या करें, हमें ये तो रेडी है एक्सपेंशन होने के लिए, ये रेडी नहीं है अभी एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट हम यूनिटी चाहिए हमें, तो हम क्या करें हमें एक्सपेंड करना है और हम चाह रहे हैं x स्क्वायर वगैरह को नेग्लेक्ट करें, x स्क्वायर x क्यूब को नेग्लेक्ट करें, तो हम x को न्यूमरेटर में रखेंगे, इस 16 को मैं बाहर निकाल लूंगा, 16 बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट में से तो 4 होके बाहर निकलेगा वो, यानी इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, 1 + 3/4 into x होल पावर -4 है, यहां से मैंने 16 बाहर निकाल लिया, 16 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो 4 आ जाएगा और क्या बचेगा 1 - 3x/16 होल पावर, ये आ जाएगा। अब इसे नीचे भी है, अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है फर्स्ट हमको यूनिटी करूंगा मैं, 8 to the power 2/3 को बाहर निकालूंगा, 8 to the power 2/3 तो 4 बाहर निकल जाएगा और 1 + x/8 होल पावर आ जाएगा 2/3। अब इनको एक्सपेंड कर सकता हूं मैं, हाथों हाथ इसको कैंसिल कर दिया, इस 4 को 4 से कैंसिल कर, इसको भी एक्सपेंड कर सकता हूं, इसको भी एक्सपेंड, इसको भी एक्सपेंड, लेकिन एक्सपेंड करते ध्यान रखूंगा x स्क्वायर और हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दूंगा, यानी इनको एक्सपेंड करके मैं सिर्फ x की पावर 1 तक ही एक्सपेंड करूंगा, और अगर मैं x की पावर 1 तक एक्सपेंड करूंगा x स्क्वायर को आने नहीं दूंगा, मैं आने लगेगा तो उसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, बस इसको एक्सपेंड कर सकता हूं। तो क्या आएगा इसका एक्सपेंशन, क्या जाएगा 1 + n into x, 1 + n into x, आगे तो x स्क्वायर वगैरह आएगा उसको मैं लिखूंगा ही नहीं, इसके एक्सपेंशन की दो टर्म लिखी मैंने फर्स्ट और सेकंड, अब आगे तो x स्क्वायर आएगा, आगे लिखूंगा ही नहीं, इसको ऐसे लिखूंगा, ऐसे मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा 1 + n into x, 1 + n का मतलब 1/2 है और x का मतलब है -3x/16, आगे फिर x स्क्वायर वगैरह आएगा उसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, अभी इसको एक्सपेंड नहीं करा, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा फिर एक्सपेंड करूंगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले नीचे इसको लिख लेते हैं यहीं 1 + x/8 होल पावर 2/3। अब जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे भी x का टर्म ही आएगा, इससे भी जब इससे मल्टीप्लाई इससे भी x का टर्म आएगा, लेकिन यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा और x स्क्वायर को मुझे नेग्लेक्ट करना है, तो पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ गया, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने इससे, ये कितना आएगा -3x/32, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा -3x, -3x सही लिखा था मैंने, 3/4 ही था ना, 3/4 ही था मेरे हिसाब से, 3/4 ही था वो, तो हट जाएगा -3x आ जाएगा। अब भाई इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया उससे कर दिया, अब तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर को नेग्लेक्ट, अब इसको ऊपर लेके आ जाएगा 1 + x/8 होल पावर -2, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, इसको सिंपलीफाई करने पर आएगा 1 - फिर इसको एलसीएम ले लूंगा मैं, 96 आएगा 99 बन जाएगा अपॉन 3, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो 1 + nx, n हमारे पास -2/3 है और x लिखा हुआ है x/8, आगे तो x स्क्वायर का टर्म आएगा उसको लिखेंगे नहीं, फिर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा और x स्क्वायर का टर्म आएगा उसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा वापस, और वो मैनिपुलेट करके निकाल लूंगा ना, सॉल्यूशन वगैरह दिया हुआ भी है आपको। उसके बाद आ गए अपन एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 D1 पर आ गए, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 D1 हो गया होगा, D1 मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में D1 पर आ गए, तो D1 में कोई दिक्कत नहीं है, वो याद कर रखा है हमने, वो तो हो गया 1 - x होल पावर -1 होल पावर 2 लगी हुई है, ये आ जाएगा 1 - x होल पावर -1, और वो याद रखने का एडवांटेज मिल गया, इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो एक्टिव किसी भी पावर का जो कोएफिशिएंट है वो एक ज्यादा आता है, तो x की पावर n का पूछा है तो n + 1 आ जाएगा। इसका जाएगा MTC1 का a आ गया ना, a तो निकाल लिया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं है ना। b जैसा सवाल मैंने क्लास में कराया था आपको ध्यान होगा, सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट इज 6 5 6 1, वहां से n निकाला था, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी निकाला था हमने ना, और ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट भी निकाला था, तो सेकंड b वाला भी हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। c वाले पर आ गए हम, तो c वाले में दिया हुआ है कि NCR जो है वो NCR उसकी बात करनी है, अपने NCR की बात करनी है, NCR जो है वो डिविजिबल है नहीं है NCR, उसमें दिया हुआ है कि R जो है वो 1 से 0 के बीच में है और उसको हमें कैलकुलेट करना है,